हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द सेशन जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस या फिर मैं कहूं टाइम एंड टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी ग्रामर का। आप जिस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हो वहां पर टेंसेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो, कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंसेस। टेंसेस ना बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें सिर्फ इतना नहीं पढ़ना होता कि इज एम आर के साथ आईएनजी आती है, हैज हैव या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बल्कि मालूम होना चाहिए कि हर एक टेंस का मतलब क्या है, कहां पर हर एक टेंस का इस्तेमाल होता है, उससे मीनिंग क्या निकलता है सेंटेंस का। सो आज के सेशन के अंदर हम ये टेंसेस एक्चुअल में कवर करेंगे, वो भी वन शॉट में, वो भी बहुत डिटेल में। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं आपको टेंसेस इस तरीके से पढ़ाने वाली हूं कि मैं प्रॉमिस करती हूं कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है टेंसेस से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप अगर इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जाते हो तो बेझिझक आप टेंशन मत लेना, आप आंसर करेक्ट ही निकाल करके आओगे अगर आपने इस तरीके से टेंसेस को पढ़ लिया तो। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में टेंसेस पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये तो निश्चित है। टेंसेस से क्वेश्चन आते ही आते हैं क्योंकि बहुत ट्रिकी होते हैं और बच्चे एक्चुअल में सही से पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब मैंने बोला बेटा टाइम एंड टेंस इसका पूरा नाम है। वैसे हम ना स्कूल में अधिकतर क्या सुनते हैं, टेंसेस। टेंसेस, इसे टेंसेस कहते हैं, इसे टेंसेस नहीं कहते। टाइम एंड टेंस है पूरा नाम। और अगर मैं आपको यहां पे पढ़ाना चालू करूं कि ये टेंसेस होते क्या हैं, उससे पहले इसको मैं ब्लैक कर देती हूं। अरे हाँ, उससे पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये टेंसेस आते कहां से हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वर्ब का लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले वर्ब का लेक्चर देखो, वो ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। वर्ब का जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं। एक होती है मेन वर्ब जो एक्शन बताती है, एक होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी ना हमारे पास क्या निकल के आता है, मैं आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा फंडा बता देती हूँ कि ये टेंसेस आते कहां से हैं। और जैसे कि आप लोग अभी तक मेरे से पढ़ रहे हो तो अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं बहुत बेसिक से सारी चीजें कवर करवाती हूँ। ठीक है, तो जीरो लेवल से अगर मैं बताऊं कि टेंसेस कहां से निकलते हैं, क्यों हमें पढ़ने पड़ते हैं, तो बेटा कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में दो तरीके की वर्ब्स निकल के आती हैं। एक हमारे पास निकल करके आती है हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिसे हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, एचवी लिख रही हूं मतलब हेल्पिंग वर्ब। और एक हमारे पास निकल करके आती है मॉडल ऑक्सिलरीज, आप कह सकते हो। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑक्सिलरी का मतलब क्या है मैम, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है। बेटा एक ही मीनिंग है। जैसे बेसिकली अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं तो जैसे एक इंसान होता है ना, घर पे उसका नाम है चिंटू, बाहर उसका नाम है राहुल, इंसान तो एक ही है, नाम दो है। वैसे ही आप समझो, ऑक्सिलरी वर्ब्स बोल लो या हेल्पिंग वर्ब्स बोल लो, नाम एक ही है, सॉरी नाम अलग है, काम एक ही है, एक ही चीज है, ये दो अलग अलग नाम है इसके। एक हमारे पास निकल के आती है मॉडल्स। तो हेल्पिंग वर्ब का एक्चुअल में मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब ये उस टाइप की वर्ब्स होती हैं जो एक्चुअल में मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक सेंटेंस के अंदर उनको जरूरत पड़ती है मेन वर्ब की। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में अकेले मीनिंग डिलीवर नहीं कर पाएंगी, अकेले मीनिंग आपको नहीं समझा पाएंगी, इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब आता है। तो बेटा आप तो जानते हो मॉडल वर्ब्स हमारे पास कौन सी होती हैं, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, ऐसी हमारे पास मिला करके 13 मॉडल वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो जब आप इनके साथ, अब इनको चाहिए होता है, इनके साथ हमेशा एक मेन वर्ब आता है, तो जब आप इनके साथ मिला करके मेन वर्ब को पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट निकलता है मॉडल वर्ब्स का। लेकिन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, इज, am, are, was, were, है ना। और अगर मैं साथ में बोलूं तो has, have, ठीक है, had, do, does, ये सब निकल करके आती हैं। तो जब आप इन सभी वर्ब्स के साथ मेन वर्ब लगता है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तो यहां से टेंसेस निकल करके आते हैं। टेंसेस का मतलब है बेसिकली एक एक्शन को समझना। बेटा आप देखो यहां पर सीधी सी बात क्या है, कहानी कुछ ऐसी है कि हमने बोला ना कि वर्ब का मतलब क्या है, रफ आइडिया दूं तो वर्ब का मतलब है एक्शन, कोई भी एक्शन का परफॉर्म होना। अब हमारे पास यार देखो टाइम है जो कि किसी के काबू में नहीं है, चाहे आप इंसान हो या जानवर हो, चाहे आप मोटे हो, पतले हो, अंबानी हो, मतलब अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, टाइम आपके काबू में नहीं है, टाइम तो चलता चला जाएगा। हम तो सेंटेंसेस यूज करते रहेंगे। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं ये लेक्चर में, अभी 15 मिनट भी होंगे, 1 घंटे बाद भी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही होंगी। तो देखो हम जो भी एक्शन करें, चाहे पढ़ा रहे हैं या कोई चीज हो रही है, टाइम तो चलता चला जा रहा है, यानी कि टाइम में चीजें पीछे पास्ट में जा रही हैं, कुछ फ्यूचर की है, कुछ प्रेजेंट की है। टाइम चलता चला जाता है। तो हम जब ये समझने बैठते हैं ना कि कौन सा एक्शन
किस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ, है ना, किस हद तक वो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हुआ, क्या उस एक्शन के बारे में जब मैं बात कर रही हूं कि वो पास्ट का एक्शन है तो क्या वो पास्ट में खत्म हो गया था या पास्ट में वो चल रहा था। जब हम इस तरीके से सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम एक्शन का रिलेशन टाइम के साथ बनाते हुए बात करते हैं, तब यहां से टेंसेस निकल के आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका एक एस्पेक्ट जरूर होगा कि यार ये काम कल तो मैं पढ़ रहा था, तो यानी कि ये काम कल हो रहा था। जब आप टेंसेस का इस्तेमाल करते हो ना, तभी आपकी स्पीच में, तभी आपके कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकते हैं, वरना तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तुम रोज बोलोगे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं, भाई पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे थे, कल पढ़ोगे। सो हमेशा याद रखना, टेंसेस का मतलब है कि एक एक्शन किस टाइम पर परफॉर्म हुआ, इसको समझने को टेंसेस कहते हैं। और यहां पर टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सॉरी, टेंस पे टिक कर दिया। टाइम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप समझना चाहते हो कि कौन सा एक्शन का परफॉर्म हुआ था तो टाइम का रेफरेंस चाहिए ही चाहिए होगा। वो छोटी क्लासेस थी जब हम पढ़ते थे इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब आपको ये नहीं पढ़ना, ये आप जानते हो, ये तुम्हें रटा हुआ है। अब तुम्हें समझना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल करते हैं, किस सेंस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। अब ये सारी चीजें मैं तुम्हें आज के लेक्चर में पढ़ाने वाली हूं। सो जैसे कि मैंने बताया कि देखो हमारे पास, है ना, एक्शन तो हम परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, टाइम तो चलता चला जाएगा ही जाएगा। तो बेटा टाइम को अगर हमें समझना है कि कोई सा एक्शन किस वक्त पे परफॉर्म हुआ, तो हमें समझना पड़ेगा टाइम हमारे पास कितने टाइप का है। तो हमने जब टाइम को समझने की कोशिश करी और टाइम को हमने डिवाइड किया, तो हमें आइडिया क्या मिला बेटा, हमें आइडिया मिला कि टाइम हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। जो भी चीज हो चुकी है, यानी कि देखो सुई तो जो है समय की चलती चली जा रही है, एक एक सेकंड जो गुजरता चला जा रहा है वो आपका पास्ट का हिस्सा है, चाहे फिर वो 1 सेकंड पीछे हो या फिर 1 महीने पहले की बात हो, 1 दिन, 1 साल, 10,000 साल, 10 लाख साल, आप जितने भी पहले की बात कर रहे हो समय में, जब भी सुई आगे चलती चली जाएगी पीछे का टाइम पास्ट में चला जाएगा। अभी का जो मोमेंट है ये प्रेजेंट है, और जो भी आने वाला टाइम है, चाहे 1 मिनट बाद का हो, 1 साल बाद का हो, 10 लाख साल बाद का हो, वो आपका फ्यूचर है। तो टाइम 3 ही तरीके से डिवाइड हो सकता है, यानी कि एक्शंस को अगर हमें समझना है तो पास्ट के एस्पेक्ट से, प्रेजेंट के एस्पेक्ट से एंड फ्यूचर के एस्पेक्ट से समझना होगा। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करते हैं बेटा, अब हम यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वर्ब जो है वो यही चार्ट यहां पे बना रखा है, और मैं वैसे ही बता दूं, पहले भी मैंने बच्चों को बताया कि ये मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाती हूं। तो ये वही हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि आपको मिल भी जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो वर्ब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास कुछ प्राइमरी वर्ब्स होती हैं जो कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड होती है। इसके साथ मेन वर्ब को कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे तो टेंसेस निकलेंगे। मॉडल वर्ब्स होती है हमारे पास 13, इनको अगर मेन वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे तो अलग कॉन्सेप्ट निकल जाता है एक। ठीक है, अब यहां पर समझना बेटा कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये एक्चुअल में कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं आती। इनको हमेशा, ये मैं वर्ब के टॉपिक में भी बता चुकी हूं, इनको हमेशा मीनिंग कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है एक मेन वर्ब। लेकिन मॉडल वर्ब्स ना, यहां पे 2 समाज हैं, एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का समाज, एक है हमारे पास मॉडल वर्ब्स का समाज। मॉडल वर्ब का समाज वो कट्टर समाज है जो कहता है ना कि भाई हम मॉडल वर्ब्स हैं, यानी कि हम कौन है, हम पैदाइशी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हम कभी भी सेंटेंस में अकेले स्टैंड नहीं करेंगे, हमारे साथ हमेशा एक मेन वर्ब होगा, तभी जाके मीनिंग कंप्लीट हो पाएगा। हम अकेले कोई काम नहीं करने वाले, मेन वर्ब के साथ करेंगे। ठीक है, ये वो कट्टर समाज है। लेकिन यहां पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है, ये मेन वर्ब भी बन जाती है, ये दोनों काम कर लेती हैं। अब तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये किस समय पर हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रही है, किस समय पर ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, सो बेटा अब देखो, जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो हमेशा याद रखना कि इनके साथ एक मेन वर्ब जरूर होगा। जैसे कि आपके सामने 2 सेंटेंसेस गिवन है एंड आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहां लिखा है यू आर अ गुड टीचर या यू आर अ गुड पर्सन, या नीचे सेंटेंस लिखा है यू आर डूइंग अ गुड जॉब। इन दोनों ये सेंटेंसेस में देखें तो एक जगह पे आर बेटा यहां पे लिखा है जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, वहीं पर दूसरे सेंटेंस के अंदर वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब किस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा यहां पे बचपन की नॉलेज काम आती है, जो हमने सीखी है कि इज, एम, आर या वाज वर्ब के साथ आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म लगती है ना, डू या डज या डिड इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब भी इनके साथ इनकी
मेन वर्ब की कोई फॉर्म लग रही होगी तो समझ जाना कि ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब इनके साथ कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं होगी और ये अकेले सेंटेंस में होंगे तो समझ जाना कि ये खुद मेन वर्ब है। क्योंकि मैंने पहले की क्लासेस में ही बता दिया था कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के बन नहीं सकता। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है सभी को? आई एम सो सॉरी, मैं बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ, मेरा डॉग बैठा हुआ है यहाँ पर। हाँ, वो बेचारा मेरे को ऐसे देखे जा रहा है, बार बार मुझे उसका ध्यान रखने के लिए बोला गया है क्योंकि माई पेरेंट्स आर नॉट एट होम, दे हैव गॉन आउट, सो नाउ ही इज़ अ बिट वरिड कि कहाँ लेकर आ गई है मुझे, और बार बार मुझे ऐसे पपी आइज से देख रहा है और मेरे को उस पर नज़र डालनी पड़ रही है कि ही इज़ ओके और नॉट। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं मिलवाऊंगी तुम्हें उससे, उसका नाम चेरी है, राइट? तो इतना क्लियर है आप लोगों को? तो बेटा ये क्या है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि देखो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो आर के साथ हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहां दी है ना आईएनजी फॉर्म, तो यानी कि आर यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वहीं पर यू आर अ गुड पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान हो, आर क्या है यहां पे खुद मेन वर्ब है, तो हर सेंटेंस में मेन वर्ब तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो अब ये इतना समझ गए कहानी, अब हम आगे आते हैं और अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़े से सेंटेंसेस के बारे में बताना चाहती हूँ कि सेंटेंसेस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली सेंटेंसेस होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सो ये हमारे पास, और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन सेंटेंसेस को बनाना कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि होता क्या है ना, टेंसेस में बड़ा खेल है भाई। आपको ना एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या फिर आपको एक्चुअल में, देखो बेटा आपके एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अधिकतर हम उम्मीद कर रहे हैं आपके एग्जाम में 99% जो चांसेस हैं वो फिलअप्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, टेंसेस के। वरना आपसे टेंसेस के क्वेश्चन एरर करेक्शन में भी आ सकते हैं कि भैया सेंटेंस में एरर है, बताओ कहां एरर है, 4 ऑप्शन दे दिए, अब बताओ कौन से वाले सेंटेंस के कौन से वाले पार्ट में एरर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर फिलअप हो या एरर वाले क्वेश्चन हो, दोनों ही कर लोगे, तो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। अब देखो यहां पर ना होता क्या है कि बच्चों को जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली क्वेश्चन पता है पूछा किस टाइप से जाता है, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, आई एम गेटिंग अ बिट डिस्ट्रैक्टेड क्योंकि ये परेशान हो रहा है, बैठ जाए यहां पर। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा किस टाइप से जाता है बेटा, क्वेश्चन बेसिकली कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको ना फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन लिख करके दे दिया, मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बता रही हूं ताकि सभी को समझ में, डिड ही, ठीक है, अ जॉब, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पर आपको बोला जा रहा है कि मेन वर्ब का कोई फॉर्म यूज करना है, या फिर आपके सामने ना होता क्या है कि आपके सामने कोई एक और सेंटेंस दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है कि डिड ही लाइक, या डिड ही लाइक द न्यू मूवी, इज दिस सेंटेंस करेक्ट। तो अब यहां पर आपको अगर फिलअप में दिया गया है या फिर आपको पूछा गया है कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, या इसमें कोई एरर है तो बताइए, ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया तो आपको ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पहचान में आना चाहिए। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से ये सेंटेंस जो है वो बिल्ड होते हैं, बनते हैं, तो यहां पे हमें पता चलना चाहिए, ठीक है, कि आपके पास अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। एजर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जहां पे कोई बात कही जाए, बस आप एजर्ट कर रहे हो, यानी कि आप बेसिकली कोई बात कह रहे हो। अब कही हुई बात पॉजिटिव भी हो सकती है यानी कि एफर्मेटिव, कही हुई बात नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो अब आपने बोला कि आई विल गो टू स्कूल टुमारो, ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। वहीं पर आपने बोला कि आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये नेगेटिव है। इंटरोगेटिव में सवाल पूछा जाता है, तो ये सेंटेंस बनते कैसे हैं, तो सिंपल सा एक मैं आपको फंडा बताती हूँ, ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूं, सिंपल सा मैं फंडा बताती हूँ, आप लोग के लिए इजी होगा इसको समझना। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यही मैंने आपको बताया था, है ना। अगर हम इसको भी थोड़ा सा ओपन अप कर दें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब में से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और फिर मेन वर्ब आ जाती है और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। सेम ही तो चीज लिखी है मैंने, बस क्या करा है, बस थोड़ा सा इसको सेंटेंस को थोड़ा सा और ओपन कर दिया है ना, यहां पर है कि नहीं। देखो यहां पे जो मेरा ये वर्ब था उसको मैंने ओपन कर दिया और ऐसे एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब में बांट दिया, बात तो वही है। तो ये होता है क्या बेटा, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये होता है आपका एक एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, बस इतना तुम्हें याद रखना है। इसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है, इसके बाद तुम्हें बस इस तरीके से एक टेक्निक है जो मैं बच्चों को याद करवाती हूं, इस तरीके से आपको याद रखना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है,
ठीक है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इनको दोनों को मिला के वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां पर समझो कि एक्चुअल में आपके पास वर्ब कैसे डिवाइड है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। यार हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है ना हेल्प करना। तो भाई एक बात बताओ, तुम अपनी रियल लाइफ में सोचो कि तुम्हारे घर पे, तुम्हारा घर पे मेन पर्सन कौन होता है? यार मम्मी, है ना। घर की मुखिया, घर का मेन पर्सन मम्मी होता है। मम्मी ना हो तो घर ही ना चले। तो अगर मम्मी तुम्हारा घर पे मेन पर्सन है और अगर तुम्हारे पास कोई हेल्पर नहीं है, घर पे कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला पर्सन नहीं है, घर पे सारा काम मम्मी संभालती है, वो मेन पर्सन तुम्हारे घर का सारा काम संभालेगा। लेकिन अगर तुम घर पे एक हेल्पर को ले आओ कि मम्मी अब ये हेल्पर आ गया, तो क्या तुम उसके बाद भी अपनी मम्मी से काम करवाओगे? फिर सेंस ही क्या बनेगी ना। पहले मम्मी बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, घर साफ करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, सब कुछ मम्मी संभालती थी। लेकिन अब सोचो कि तुम्हारे पास अगर एक हेल्पर आ चुका है, तो हेल्पर से काम करवाओगे ना। हेल्पर ही तो फिर घर में झाड़ू पोछा करेगा, बर्तन धोएगा। या बोलोगे नहीं हेल्पर आ चुका, उसे बैठाएंगे अब हम, काम फिर भी मम्मी करेगी? ऐसा तो नहीं होता। तो बेटा देखो, जब तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, तो अब जितने भी टाइप के तुम्हें सेंटेंसेस बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब करेगा तुम्हारा काम, हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे लिए काम करेगा। तो अगर अब मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, अब मुझे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो बेटा आपको बस इस सेंटेंस का ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से हम बाकी के सारे सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो एक सेकेंड, बैठो 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 बैठो, यहीं बैठो। अगर तो मैं तुम्हें चेरी से मिलवा देती हूँ। तो ही इज चेरी, ठीक है, एंड ही इज सुपर स्कैर्ड। चेरू हाय बोल दो। तो ही इज चेरी, ही इज सुपर स्कैर्ड कि भाई घर पे पता नहीं मुझे कहाँ ले आई है, मेरे मम्मी पापा कहाँ चले गए हैं। ठीक है, ये भरोसा नहीं करता किसी पे भी। इसके लिए सिर्फ ये है कि भाई मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं तो ठीक है, वरना मेरे पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता, पता नहीं क्यों, ऑल्दो आई लव हिम अ लॉट। ठीक है चेरी, यहीं बैठो। हाँ, तो बेटा अब यहां पर हमने क्या बोला, आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अब अगर किसी भी टाइप का सेंटेंस बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो अगर देखो हेल्पिंग वर्ब, जैसे अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? अब नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब काम करेगा ना। घर पे हेल्पर है तो हेल्पर से काम करवाओ, बाकियों से क्यों? तो हेल्पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब अपने बाद ले आएगा एक नेगेटिव वर्ड नॉट, और बन जाएगा सेंटेंस नेगेटिव। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दोगे, हाँ नॉट लगा दोगे, और देखो बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही हैं। तो क्या बना, बन गया ना हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा ऐसे नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, बस नॉट जो है हेल्पर अपने बाजू में एक नॉट ले आया और उसने बोला ठीक है, ऐसे बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखो ना, आई सब्जेक्ट है ना, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया, मेन वर्ब गो, कहां, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट टुमारो, जो भी आपको लिखना है, बन गया नेगेटिव सेंटेंस। अब यहीं से सोचो कि मुझे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं ना। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ आप यस और नो में आंसर करते हो, और एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर आंसर मिलता है। तो अगर आपको वैसा वाला एक क्वेश्चन बनाना है ना, अगर आपको क्या करना है, आपको एक हेल्पिंग वर्ब वाला यानी कि आपको यस और नो क्वेश्चन बनाना है, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? तो वो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वही काम करेगा। ये था ना, यहां से बनाएंगे हम हेल्पिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, ये उठ के सबसे आगे आ जाता है, ठीक है, और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा रहेगा। हेल्पिंग वर्ब आगे आगे तो क्या बचा, सब्जेक्ट बचा, मेन वर्ब बचा, ऑब्जेक्ट बचा, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया आपका क्या, बन गया आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे विल आई गो टू स्कूल टुमारो, क्या मैं कल स्कूल जाऊंगा? तो देखो हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लिख दिया, विल सब्जेक्ट आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब डबल इंटरोगेटिव बनाना है, यानी कि WH वाला इंटरोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना होता, इसी के आगे, इसी वाले फॉर्मूला के आगे WH लग जाता है। जैसे कि वाई विल आई गो टू स्कूल, क्यों जाऊंगा मैं स्कूल, या व्हेन विल आई गो टू स्कूल, कब जाऊंगा मैं स्कूल, जो भी आप पूछना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के सेंटेंसेस बन जाते हैं। इतना क्लियर है सभी को, कोई परेशानी यहां तक? चलो, तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं जो चीज यहां पर गिवन है सिमिलरली, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो यही मैंने रफ में बच्चों को यहाँ पे ऐसे आपके लिए सिखा रखा है, ठीक है, ये वही जो मैंने अभी बताया वही है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो वर्ब की हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट हो गया, प्ले हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगती है इंडेफिनिट टेंस के अंदर, चाहे फिर वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा सा मामला है अलग, वो हम सीखेंगे। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है ये भी हम यूज करते हैं, मतलब आपको मैंने अलग अलग फॉर्म्स बताती हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उसमें, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ईट, एट, ईटन, है ना, प्ले, प्ले, प्लेड। तो वैसे ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ING वाली फॉर्म कहते हैं, ईटिंग या प्लेइंग। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को S या ES वाली फॉर्म कहते हैं, जैसे कि ईट्स या प्लेज,
ठीक है। अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है ना। हाँ, सो ये हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मैं बच्चों को नॉर्मली पढ़ाती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर अगर मुझे आईएनजी बताना है तो मैं सीधा कहती हूँ कि भाई फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और सिंगुलर वर्ब पढ़ानी है तो मैं सीधा बोलती हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। क्लियर? ठीक है, ओके। चलो तो अब हम क्या करेंगे, हाँ तो अब हम क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अलग अलग वो आ जाते हैं वर्ब में। अगर टेंसेस में हम देखें तो पास्ट, अगर प्रेजेंट, पास्ट का टाइम है तो जैसे मैंने बताया ना, टाइम में कोई एक्शन हो रहा होगा। टेंसेस का मतलब क्या है, किसी टाइम पर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उस एक्शन के अलग अलग लेवल होते हैं परफॉर्मेंस के। इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है, जनरल स्टेटमेंट कि ये काम होता है या ये काम हुआ था या ये काम होगा। कंटिन्यूअस जो है वो कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, अब आपके पास 3 लेवल के टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। कंटिन्यूअस कहता है कि काम हो रहा है या हो रहा था या फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी कि कंटिन्यू होगा एक्शन में। ठीक है। परफेक्ट का मतलब है काम खत्म हो जाना। पास्ट परफेक्ट मतलब वो काम खत्म हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब खत्म हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट यानी खत्म हो चुका होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अलग है, वो मैं आपको आगे अब लेक्चर में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने फॉर्मूला ऐसे लिख दिया है। अब क्योंकि बेटा मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये मैं बता चुकी हूं क्योंकि आपको, तो इसीलिए है ना, आपको मैं अब अलग से नहीं बताऊंगी। एक बार एक एग्जांपल दे दूंगी, आप बेसिक इसके रूल समझ लो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल, या सिंपल प्रेजेंट बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, बात एक ही है, एक ही नाम है ना। एक ही नाम क्यों बोल रही हूं मैं, जैसे एक ही इंसान के 2 नाम होते वैसे सिंपल प्रेजेंट बोल लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, ये एक ही चीज है, इसके 2 नाम है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ तो अरे बाप रे, है ना, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो गया आपका, फाइन, गॉट इट। चलिए, सो अब यहां पर अगर हम देखें तो बेटा ये इसका फॉर्मूला है। सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं हम। और ये एस और ईएस कब लगता है, ये मैं ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लेक्चर में बता चुकी हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ईएस लग जाएगा, सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है बेटा हैबिचुअल एक्शंस या रिपीटेड एक्शंस बताने के लिए। यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो रिपीट होता है, आप उसे रिपीट करते हो या फिर वो आपकी हैबिट का हिस्सा है, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल, माय मदर पैक्स माय लंच डेली, ये काम रोज होता है, ये रिपीट होता है, ये हैबिट का हिस्सा बन चुका है। ये जैसे देखो ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं या उठती हूं, यह आपकी हैबिट है। तो ये दोनों एक्शन बताने के लिए हमने वर्ब का कौन सा यूज किया है फॉर्म, देखो माय मदर एक ही मम्मी है ना भाई, तो इसलिए पैक्स हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। और वहीं पर आई गेट अप अर्ली, तो आई के साथ तो फिर वर्ब का प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं प्रेजेंट में, तो आई गेट अप अर्ली, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है दोनों जगह पर, क्योंकि आप हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन बताना चाह रहे हो। सिंपल है। चलो अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप बताओ कि इस सेंटेंस के अंदर करेक्ट सेंटेंस, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। शी ऑलवेज ब्रिंग्स फ्लावर्स वेन एवर शी कम्स टू सी मी या टू विजिट, है ना। ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हिज जॉब। यू हैव 2 सेंटेंसेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है इन दोनों में से सही सेंटेंस कौन सा है, ये आप मुझे जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस एकदम करेक्ट है बेटा, किस सेंटेंस के अंदर कोई एरर नहीं है, तो देखो और जल्दी जल्दी से आंसर करो। फाइन, चलो तो अब हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर बेटा अगर आपको देखो, अब आपको लग रहा होगा कि अरे मैम ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सेंटेंस एकदम करेक्ट है और ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है, आपको यही लग रहा होगा, है ना। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि यार मैम देखो ना, अभी तो आपने बताया कि जो एक्शन हैबिट दिखाते हैं या जो एक्शन जो भी जिस भी सेंटेंस में हमें एक रिपीटेड एक्शन दिखता है कि ये रिपीट होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। तो ये वाला सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, ऑलवेज का मतलब, है ना। ये वाला सेंटेंस में आईएनजी लगाए, ये तो गलत होगा, लेकिन आप एकदम गलत हो, दोनों सेंटेंसेस एकदम करेक्ट हैं, दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑलवेज का कॉन्सेप्ट। ऑलवेज जो है ना बेटा, ऑलवेज एक्चुअल में 2 तरीके से काम करता है। इट वर्क्स एज, मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसका मतलब है हमेशा, है ना। हिंदी में इसका मतलब, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। आई विल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन यहां पर ऑलवेज जो है, इस वर्ड को 2 अलग अलग मीनिंग के साथ यूज किया जाता है।
वैसे तो मतलब इसका हमेशा है, लेकिन इस्तेमाल में ये दो अलग अलग फीलिंग्स बताता है। कौन सी फीलिंग्स बताता है बेटा? एक ये बताता है हैबिट, दूसरा बताता है इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन। अब देखो, हैबिट में हम जैसे कई बार यूज करते हैं ना कि आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, या फिर अगर मैं बोलूं कि हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि शी ऑलवेज, जैसे अभी हमने एक सेंटेंस में यूज किया, शी ऑलवेज ब्रिंग्स फ्लावर्स whenever she comes to see me, वो हमेशा फूल लाती है जब भी वो मुझसे मिलने आती है। तो बेटा यहां पर अगर हम ऑलवेज या हमेशा का इस्तेमाल करें तो हमेशा से हम एक आदत भी दिखाते हैं कि यार वो हमेशा जो है ना, वो हमेशा मैं जब उदास होती हूँ तो वो हमेशा मुझे फोन करता है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो हमेशा मेरी हेल्प करती है प्रॉब्लम में। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि हमेशा यानी कि एक हैबिट है। लेकिन हमेशा का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये हमेशा ही इतना जोर से चिल्लाता है, ये हमेशा गुस्सा करता रहता है, ये हमेशा जब भी इससे मिलने जाओ हमेशा अपने बॉस की बुराई करता रहता है। तो कहीं ना कहीं इरिटेशन भी दिखाते हैं। तो आपको सेंटेंस के मीनिंग से समझना पड़ेगा कि हैबिट बताना चाह रहा है या इरिटेशन। क्योंकि अगर ये वर्ड ऑलवेज ये डाइसी होता है, ये अगर हैबिट बताएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन बताएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसलिए सेंटेंस को पढ़ के ऑलवेज का मतलब तुम सोचो हमेशा, और तुम बोलोगे ये तो भाई हैबिट बता रहा है, तो बेटा इसलिए वहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है। ऐसा नहीं सोचना है, इसके दो काम होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि इस वाले सेंटेंस में वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है अपने बॉस के बारे में, ये हैबिट थोड़ी है ना? मतलब ये हैबिट नहीं है, ये दिस इज समथिंग कि यू आर इरिटेटेड अबाउट, कि फ्रस्ट्रेटेड हो तुम, ये हमेशा यार उसका यही है, हमेशा का यही है, हमेशा लेट करता है, तो इरिटेशन है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो वो फूल लाती है, इस बात से तुम्हें क्या इरिटेशन है भाई? ये तो अच्छी बात है ना, उसकी आदत है, वो जब भी तुमसे मिलने आती है फूल लेकर आती है कि नहीं? तो ये तो एक अच्छी चीज है, दिस इज अ हैबिट, नॉट समथिंग टू गेट इरिटेटेड अबाउट। ठीक है, तो यहां पे दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे इरिटेशन में यूज किया है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज कंप्लेनिंग, और यहाँ हैबिट में यूज किया है तो हमने यहाँ पर ब्रिंग्स फ्लावर्स लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलवेज के साथ। चलो अब यहां पर देखो, ये सारे वर्ड्स आपको याद कर लेना। ये सारे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में नजर आ जाए दैट मीन्स दैट सेंटेंस शुड बी रिटन इन प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब होता है क्या है, बच्चे बस रट के चले जाते हैं कि भाई हैबिट वाले एक्शंस जो हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि तुम हर एक इंग्लिश के सेंटेंस का मीनिंग जब निकालते हो हिंदी में तो करेक्ट मीनिंग निकालते हो? नहीं ना, नहीं निकलता ना करेक्ट मीनिंग, गड़बड़ होती है ना। देखो इस वाले सेंटेंस को ही देख लो ना, हिंदी में इनका दोनों का मतलब सेम निकल रहा है कि वो हमेशा मेरे लिए फूल लाती है, जब भी मेरे से मिलने आती है वो हमेशा अपने बॉस के बारे में कंप्लेन करता रहता है। तो दोनों ही सेंटेंस में जब हम मीनिंग निकाल रहे हैं तो रहता है, रहती है वाला मीनिंग निकल रहा है। और बहुत से बच्चों ने ना अपने पास्ट में जरूर कभी ना कभी टेंसेस में ऐसा सीखा होगा कि रहता है, रहती है, ये जब आ जाए आपका मीनिंग किसी भी सेंटेंस का तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। बट यहां तो ये चीज लॉजिकल नहीं प्रूव हो रही है। यहां तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो हमेशा अपने बॉस के बारे में, अपनी जॉब की कंप्लेन करता रहता है। लेकिन यहां पर क्या है ना, देखो यहां पर ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है कि नहीं? तो इसका मतलब वैसे निकलना क्या चाहिए, जो तुम हिंदी के साथ कई बार इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके समझने की कोशिश करते हो, इसका मतलब निकलना चाहिए कि वो हमेशा बॉस के बारे में कंप्लेन कर रहा है। कंप्लेनिंग है ना, इज कंप्लेनिंग। आई एम टीचिंग का मतलब क्या है, मैं पढ़ा रही हूं। पर इस सेंटेंस का मतलब रहा है, रही है में नहीं निकल रहा ना, इससे का मतलब क्या निकल रहा है, करता रहता है, करती रहती है। तो सुनने में क्या लगता है कि हैबिट है, पर होती नहीं है। इसीलिए या तो देखो तुम अपने आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तुम्हें लगता है कि तुम एकदम सही मीनिंग निकालोगे, तो किसी भी सेंटेंस का वहां पे हिंदी का मीनिंग निकाल के देखना, तुम्हें लगेगा हैबिट है तो उस हिसाब से समझ जाना और सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। वरना मैं बता रही हूं सिंपल सा टेक्निक क्या है, ये सारे टाइम बताने वाले वर्ड्स को यूज करना। ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो टाइम शो करते हैं, जो आपको बताते हैं कि एक्शन आइदर हैबिचुअल है या रिपीटेड है। तो ये वर्ड्स जब भी नजर आ जाए तो इससे ना होगा क्या, टाइम बचेगा। भाई एग्जाम में बड़े बड़े सेंटेंस भी आ जाते हैं, सबका मीनिंग तुम नहीं निकाल पाओगे, गड़बड़ होगी। तो इससे बढ़िया लुक फॉर दीज वर्ड्स एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ, डेली, सेल्डम। सेल्डम मतलब रेयरली कभी किसी काम का होना, ठीक है, कभी होना, कभी कभारी। ठीक है, ओकेजनली, मुश्किल, मतलब ओकेजनली एज इन के हाँ मैं अपने दोस्तों से ओकेजनली मिलता हूं, यानी कि साल में एक आधा बार बर्थडेज पे मिलना हो जाता है। फ्रीक्वेंटली यानी कि जल्दी जल्दी। ठीक है, नेवर, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस, जो भी वर्ड ऐसे लिखे हैं, इन सब का मतलब है कि यहां पर इन वर्ड्स का अगर यूज हुआ है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये
हैबिट वाले या रिपीट होने वाले एक्शन बता रहा है। गॉट इट? और देखो इसमें ऑलवेज नहीं लिखा क्योंकि ऑलवेज एक एक्सेप्शन है। आगे आ जाओ। तो यहां पर अब देखो अगला जो हमारे पास आता है, अगला क्या है बेटा हमारे पास? अगला यूसेज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो है यूनिवर्सल फैक्ट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे फैक्ट्स जो यूनिवर्सल हैं, सच थे, सच रहेंगे, ऐसे फैक्ट्स हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके बताते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपको मुझे आंसर करके बताना है। साइंटिस्ट्स, ठीक है, in ancient times believed that the sun revolves around the earth. Is this sentence correct? Yes or no? वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ अगर इस सेंटेंस में एरर है तो कहां है, वरना अगर ये करेक्ट है तो बोलो करेक्ट। ठीक है, मैं आपको तब तक बताती हूं कि इस सेंटेंस में एरर तो है, लेकिन वो एरर कहां है। सो वो एरर बेटा जो है वो एक्चुअल में सेंटेंस को अगर आप दोबारा से रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एरर यहां पे है। यार देखो हमने क्या बोला कि यूनिवर्सल फैक्ट को ही सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, तो अब तुमने बहुत ही छोटी सी चीज मिस कर दी। साइंटिस्ट एंशिएंट टाइम्स यानी पुराने टाइम्स में माना करते थे, बिलीव किया करते थे कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बट क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? सूरज तो पृथ्वी के चक्कर लगाता ही नहीं है, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो ये जो वो चीज को बिलीव करते थे, दिस थिंग इज नॉट ट्रू। अगर ये तब भी ट्रू होती, आज भी ट्रू है, आगे भी ट्रू होती, यहां लिखा होता अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, तो करेक्ट होता कि वो अभी भी रिवॉल्व करती है। लेकिन बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। ये पहले वो मानते थे बट ये गड़बड़ है, ये गलत है। बाद में प्रूव हुआ कि अर्थ रिवॉल्व करती है, सन नहीं। तो यहां रिवॉल्व्स नहीं, एरर क्या है बेटा? एरर है कि यहां पर, और करेक्शन क्या हम देंगे? करेक्शन ये है कि यहां पर रिवॉल्व्स की जगह रिवॉल्व, देखो स्पेलिंग गलत लिख दी, रिवॉल्व्ड अराउंड दी सन आना चाहिए, सॉरी, सन रिवॉल्व्ड अराउंड दी अर्थ आना चाहिए। चलो अब यहां पर देखो, अगर यहां हम देखें तो यहां लिखा है पीपल इन ओल्डन डेज, या फिर पुराने समय में एंशिएंट डेज, यूज्ड टू बिलीव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स pulls everything towards the ground. Is this sentence correct or not? जल्दी से आप लोग इसका कमेंट्स में आंसर करेंगे, वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। तो ये सेंटेंस अगर हम देखें तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि क्या बोल रहे हैं देखो, यहां पे जो भी बात कही जा रही है वो सही है कि लोग पुराने जमाने में बिलीव किया करते थे। ठीक है, बिलीव यहां पर लिखा हुआ है, यूज्ड टू बिलीव, है ना, दैट द ग्रेविटेशनल, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर एक चीज को नीचे खींचता है। तो बेटा ये जिस चीज को बिलीव करते थे वो तब भी सच थी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन नीचे ही खींचता है ना, आज भी सच है और आगे भी सच रहेगी, सच रहेगी। ठीक है, कि हमें ना जो ग्रेविटेशन है वो नीचे पुल करता है। सो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो पुल्स यहां पे करेक्ट है ना। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो बात कही जा रही है वो एक फैक्ट है, यूनिवर्सल या नहीं है तो तुरंत उसका टेंस चेंज करो, पास्ट में डालो, सिंपल पास्ट में, और अगर सच है तो फिर वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अब यहां पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलता है कि मैम यहां पे बिलीव्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो बिलीव किया करते थे ना, तो बिलीव्ड होना चाहिए। तो बेटा आप यहां ध्यान दो कि यूज्ड टू जो है वो पास्ट के एक्शन या पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज होता है, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर आप यूज्ड टू की मदद से पास्ट की हैबिट बताना चाह रहे हो तो। प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यूज्ड टू, जैसे कि आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पिया करती थी, तो यहां पे सेंटेंस क्या बनना चाहिए? तो यहां पे बच्चे सेंटेंस ऐसे बनना चाहिए ना कि आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी। पता है क्या कि ये जो यूज टू है ना, ये एक्चुअल में एक सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल है यानी कि ये कभी कभी मॉडल की तरीके से एक्ट करता है, कभी कभी नहीं भी करता। ठीक है, तो ये सेमी मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो कभी भी यूज टू के बाद ड्रिंक का ड्रैंक मत कर देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म मत लगा देना, या ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक मत कर देना, थर्ड फॉर्म मत लगा देना। यूज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब आप यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हो तो ये हमेशा पास्ट की हैबिट बताती है कि भाई मैं कॉफी पिया करती थी। आई यूज टू प्ले बास्केटबॉल इन स्कूल, मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेला करती थी। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है तुम बोलोगे बहुत ट्विस्ट है मैम, इसमें भी एक ट्विस्ट है कि अगर आप ना यूज टू के पहले कोई भी आईएनजी फॉर्म, सॉरी आईएनजी क्यों बोल रही हूं, कोई भी बी की फॉर्म आ जाती है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके पहले अगर कोई भी बी की फॉर्म आ जाती है, बी की फॉर्म आपको पता होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये होती हैं, इनमें से कोई आ जाती है तो यूज टू के बाद आईएनजी आएगा।
ठीक है, और वो प्रेजेंट हैबिट बताएगा। तो प्लीज लुक आउट फॉर दैट, आपके एग्जाम के अंदर आपको इसका ध्यान रखना है। अब मैं देखो बता रही हूं, आई एम यूज्ड टू डैश कॉफी डेली, ठीक है, या फिर आई यूज टू डैश कॉफी डेली। अब यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यूज टू का इस्तेमाल कैसे हुआ है। यहां पर भी यूज टू है, यहां भी यूज टू है, लेकिन क्या यूज टू से पहले इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, इनमें से ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। तो यानी कि ये यूज टू यहाँ पे सेमी मॉडल का काम कर रहा है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ड्रिंक आएगा यहाँ पे, और ये मीनिंग क्या दे रहा है? ये दे रहा है पास्ट की हैबिट का मीनिंग, कि मैं ना पिया करती थी कॉफी डेली, डेली पिया करती थी। लेकिन यहां में यूज टू के पहले इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग में से यानी कि बी की एक फॉर्म लिखी हुई है। अब अगर कोई फॉर्म आ जाती है यूज टू से पहले बी की, तो इसके बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज करोगे, और इसका मतलब है कि मेरी अभी की आदत है, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग कॉफी डेली, मेरे को आदत है रोज कॉफी पीने की। ये समझ में आया? तो यहां पे ये दोनों फंडा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यहां पे यूज टू के साथ बिलीव लिखा है, बिलीव्ड नहीं लिखा। लोग पुराने जमाने में माना करते थे, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। तो मेन आपका जो मेजर यहां पे समझने का था वो यही था कि एक तो हैबिचुअल एक्शंस या फिर रिपीटेड एक्शंस या यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कहां होता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहले स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है, ध्यान में। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहती हूं पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? एक एफर्मेटिव सेंटेंस, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस भी लग जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस कैसा बनेगा? सेंटेंस बनेगा कि आई ड्रिंक कॉफी डेली। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, और ये हमारी मेन वर्ब है। लेकिन वहीं पर बेटा अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो अगर यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो याद रखो, काम एक्स्ट्रा काम करने के लिए हेल्पर ही आएगा, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, एस लगा हुआ है तो डज आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपका डू आएगा। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, पहले आ चुकी है इसके बारे में वीडियो, वो देख लो, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? तो मैं लिखूंगी आई डू नॉट, डू लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट लगाया, ड्रिंक, मेन वर्ब लगाया, कॉफी डेली, मैं नहीं पीती कॉफी डेली, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, डू आई ड्रिंक कॉफी डेली, सिंपल। चलो अब आ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब सीधा सा ये होता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम इज, एम, आर के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, आपको पता है नेगेटिव करना है तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। अब इसका ये तो सब बचपन में सीखा है, एक्शन बेसिकली इसका यूसेज कहां है वो समझते हैं। तो देखो, कोई भी अगर आप एक्शन बताना चाहते हो कि वो कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। आई एम टॉकिंग टू द मैनेजर ऑफ दिस शॉप, मैं इस शॉप के मैनेजर से बात कर रही हूं, यानी कि अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा बेटा आपको यहां पर अब समझना पड़ेगा, हमने ना देखो हर सेंटेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते, ये बहुत कम बच्चों को बात पता है। हर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जा सकता, कुछ ही सेंटेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। कौन से सेंटेंसेस हैं वो? देखो, आपने ये लाइन तो बहुत ही ज्यादा सुनी होगी कि आई एम लविंग इट। कहां सुनी है मालूम है? मैकडॉनल्ड्स की ये टैग लाइन है ना, परा, उसमें लिखा था ना आई एम लविंग इट। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये सेंटेंस पता है एक्चुअल में ग्रामेटिकली गलत है, ये इसको यूज नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, गलत है।
हाँ, लेकिन हम इसको फिर भी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि देखो एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस का मतलब है आप टैगलाइंस बना रहे हो, है ना, तो इसमें आप यूज कर भी सकते हो, बट अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है। अभी बीच में ना कुछ एक आधा साल पहले एक मीम बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, और वो मीम था कि सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। अब ये जो मीम वायरल हुआ था, ये भी बेसिकली सेंटेंस उसका गलत है। लुकिंग अगर तुम बोल रहे हो तो लुकिंग नहीं होता, लुकिंग जैसा वर्ड हम यूज नहीं करते इंग्लिश में। तो यानी कि अब तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां कहां यूज होगा, कहां कहां यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सेंटेंस दोनों गलत क्यों है अभी आपको पता चलेगा। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेटिव वर्ब नाम से। स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या है, ऐसी वर्ब जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती हैं बट देयर इज नो एक्शन बीइंग डन, उसमें कोई एक्शन नहीं होता, फिजिकल एक्शन नहीं होता, सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, वो होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम जंपिंग, तो ये क्या है बेटा, ये एक फिजिकल एक्शन है, इसमें मेरी बॉडी की मूवमेंट हुई है ना। अगर मैं वहीं पे बोलूं आई एम टीचिंग, तो इसके अंदर भी क्या है, मेरी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं टॉकिंग, तो मेरा मुंह चलेगा ना, बॉडी मूवमेंट है ना। तो ऐसे बहुत रनिंग, वॉकिंग, क्राइंग, बॉडी मूवमेंट है यार उसके अंदर। सो ये सारे वर्ड्स जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिजिकल मूवमेंट, जिन एक्शंस में, जिस भी वर्ब में आप जिसको फिजिकली एक्ट करके दिखा सकते हो, वो होते हैं आपके एक्शन वाले वर्ब, और उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, कैन बी रिटन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। लेकिन जिस एक्शन में कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसको आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं बोलूं आई एम लविंग इट, तो बेटा लविंग इट तो ये इंफॉर्मेशन है ना कि मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हिंदी में तो हम बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसे लिख नहीं सकते वैसे। इसलिए कभी भी इंग्लिश को हिंदी पे डिपेंड होकर मत सीखो, बहुत गड़बड़ी होती है। इसलिए रूल्स के साथ जाओ, क्योंकि ग्रामर का मतलब ही है अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना। तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लर्न करने पड़ते हैं, राइट। तो अब क्या है यहां पर, सो यहां अगर हम देखें तो इट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड, अगर मैं बोलूं कि यार आई नो यू या आई नो हर, इसको मैं जानती हूं, तो मैं जानती हूं, इसमें इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई एक्शन है ही नहीं। मतलब क्या मैं भरतनाट्यम करके दिखाऊं कि मैं इनको जानती हूं, नहीं, दिस इज एन इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि मैं उसको जानती हूं, ठीक है। आई रिमेंबर दैट, मेरे को वो चीज याद है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके लिए, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इसीलिए जब हमने बोला आई एम लविंग इट, तो बेटा वो एक एक्शन नहीं हो, वो एक ऐसा वर्ड है लव, हेट, जो कि इंफॉर्मेशन, आई लव यू, इसमें तुम अगर किसी को आई लव यू बोलते हो तो उसके अंदर कुछ एक्शन होता है कि डांस करते हो पहले उसके लिए कि भाई ऐसा है ऐसा है, एंड लव का कोई एक्शन नहीं, आप जस्ट दैट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि यार हम तुमसे प्यार करते हैं या तुम हमें पसंद हो, बस जानकारी है, सामने वाले को तुमने बता दिया, उसके लिए वो जानकारी है, कोई एक्शन नहीं है उसके अंदर। सो उसको आप आईएनजी में नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास ना बहुत सारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ये सारी मैंने यहां पे लिखी हुई हैं, जिनको आप कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स इंफॉर्मेशन देने के लिए होती हैं, उसे स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते, तो इन सबको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। जैसे कि रिमेंबर, फॉरगेट, वांट, आई वांट आइसक्रीम, आई एम वांटिंग आइसक्रीम, मतलब ये तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। वांटिंग का मतलब क्या है, चाह रही हूं, तो उसका कोई एक्शन है, वांट का कोई एक्शन ही नहीं है यार, है ना। बस आई वांट आइसक्रीम एक इंफॉर्मेशन है कि मुझे चाहिए ये चीज, बस खत्म। रिकॉग्नाइज, पहचानना, ठीक है। प्रेफर, क्या चीज आप प्रेफर करोगे, डू यू प्रेफर कॉफी और टी, तो यहां पर प्रेफर का मतलब है क्या चूज करोगे, सिंपल, है ना। डिजायर, नोटिस, बिलीव, बिलोंग, लव, हेट, लाइक, स्टेटिव वर्ब्स हैं बेटा, इनको कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते। अब यहां पे आ जाओ, एक्सेप्ट ये सारी वर्ब्स, ये जो वर्ब्स हैं सी, हेयर, अपीयर, हैव या स्मेल, ये भी सारी की सारी स्टेटिव वर्ब्स हैं। आई सी यू, मैं तुम्हें देख रही हूं, या मैं तुम्हें देख पा रही हूं, आई कैन सी यू, है ना। तो यहां पे सिंपल है, तुम्हारी आंखें खुली हैं तो जब तुम जहां भी नजर फेरोगे तुम्हें दिखेगा ही, है कि नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं है। हेयर, कान खुले हैं तो आपको आवाज तो आएगी ही आएगी। अपीयर, है ना, अगर अपीयर का मतलब ये नहीं है कि किसी का एकदम आ जाना, अपीयर का मतलब है प्रतीत होना, यू अपीयर एंग्री टुडे, है ना, या यू अपीयर सैड, तुम सैड नजर आ रहे हो, तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हैव, स्मेल, ये सारे वर्ब्स जो है बेटा, ये सारे के सारे स्टेटिव वर्ब है, आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, बट, है ना, बट ये एक्सेप्शन है, इसको लिखा भी जा सकता है कॉन्टिन्यूअस में, अगर इसका मीनिंग चेंज कर दें। अगर हमने इनका मीनिंग ही चेंज कर दिया तो इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहां पे गिवन है सी का मतलब होता है देखना, तो जब देखने की बात हो तो देखना,
हाँ मुझे दिख रहा है ना, आई कैन सी इट, मुझे दिख रही है वो चीज। लेकिन यहां पर देखो आंखें खुली है तो दिखेगा ही, जहां सर करोगे वहां दिखेगा ही दिखेगा। ये स्टेटिव वर्ब है, इसको आप कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप इसका मीनिंग चेंज कर दो, सीइंग कर दो, तो सीइंग का मतलब हो जाता है मिलना। आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुनाइट, मैं एक डॉक्टर से मिल रही हूं आज, है ना। आई एम सीइंग एन एडवोकेट, मैं एक एडवोकेट से मिल रही हूं। तो सीइंग का मतलब हो जाता है मिलना, ठीक है, ओके। हेयर का मतलब होता है सुनना, है ना। आई कैन हेयर द नॉइस कमिंग फ्रॉम दिस रूम, मेरे को सुनाई पड़ रही है। तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, तुम बस एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मुझे सुनाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप, और ये स्टेटिव वर्ब है, इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखोगे। लेकिन अगर इसका मीनिंग चेंज कर दे हियरिंग, तो हियरिंग का मतलब चेंज हो जाता है सुनवाई। जो कोर्ट में होती है ना हियरिंग, है ना, मेरी हियरिंग की डेट है, कोर्ट में हियरिंग है, सुनवाई, वो। अच्छा, अब होता है स्मेल। स्मेल का मतलब बेसिकली यहां पे क्या होता है कि महक, सुगंध। अब अगर हम रोजेस देखें तो रोजेस क्या है, रोजेस स्मेल स्वीट, बहुत ही अच्छी महक होती है रोजेस की। तो स्मेल का मतलब किसी चीज की सुगंध, किसी चीज की महक। इसमें बेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि रोजेस जो है वो अच्छा स्मेल करते हैं, महक अच्छी होती है। कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखोगे। लेकिन जब आप इसका स्मेलिंग चेंज, इसको जब आईएनजी लगाते हो स्मेलिंग, तो स्मेलिंग का मतलब हो जाता है एक एक्शन, जिसमें आपने क्या करा, शायद एक गार्डन था, गार्डन में एक गुलाब का फूल था, आपने उसे तोड़ा, आप नाक के पास लाए एंड आपने सूंघा, तो इसमें अब एक पूरा एक्शन इन्वॉल्व हो गया। तो पूरा एक्शन इन्वॉल्व हो गया तो स्मेलिंग, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, आईएनजी में लिख सकते हो। हैव का मतलब किसी चीज का होना। आई हैव अ कार या आई हैव अ डॉग, जिससे अभी आप मिले, ठीक है, जिसको नींद आ रही है पर वो सो नहीं रहा है, सो जाओ चलो। तो ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंसेस। इसके अंदर ना आप कुछ भी वो नहीं करते कि आई एम हैविंग अ डॉग, क्या मेरे पास डॉगी हो रहा है या मेरे पास गाड़ी हो रही है ना। हैव का मतलब क्या है, होना, ओन करना। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास डॉग है, सिंपल। तो ये स्टेटिव टेंस होता है, इसको कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। स्टेटिव टेंस नहीं, सॉरी, स्टेटिव वर्ब होता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते। लेकिन जब आप हैविंग कर देते हो तो हैविंग का मतलब चेंज हो जाता है ईट, ड्रिंक या टू स्पेंड टाइम। आई एम हैविंग पिज्जा फॉर डिनर, मैं डिनर में पिज्जा खाने वाली हूँ। या आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम, मैं बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड कर रही हूँ। या आई एम हैविंग कॉफी, तो मैं अभी कॉफी पी रही हूं। तो यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। अपीयर का मतलब होता है सीम्स, है ना। यू सीम अपसेट टुडे, आज तुम बड़े उदास से नजर आ रहे हो, प्रतीत होना। तो सीम का मतलब ये होता है, ये इंफॉर्मेशन है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। लेकिन बेटा वहीं पर अपियरिंग अगर आप कर दो, तो अपियरिंग का मतलब होता है टू पब्लिश, कोई बुक पब्लिश होती है, या टू कम आउट, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। अब आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका पहले स्ट्रक्चर समझो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही मेन चीज थी सीखने की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज क्वाइट इजी, आप आसानी से पता लगा सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि हाँ भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम अभी हो रहा है। इसके कुछ अलग अलग यूसेज नहीं है, बस एक यूसेज है कि कब कौन सा सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ब, कौन से में नहीं लगेगा। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना अब आपको समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहीं ना कहीं पास्ट की बात करता है। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट टेंस भी पास्ट की बात करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी पास्ट की बात करता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें इन तीनों टेंसेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन भी पास्ट से होता है। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में, बहुत कॉमन लैंग्वेज में समझाऊं, तो इसका मतलब होता है कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है, या अभी अभी जाकर के खत्म हुआ है, ठीक है। तो वो होता है हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने परफेक्ट का मतलब क्या समझाया था कि काम का फिनिश होना। तो प्रेजेंट में परफेक्ट हुआ है कोई काम, यानी कि प्रेजेंट में जाके कोई काम खत्म हुआ है, इसका मतलब वो शुरू तो पास्ट में हुआ था ना, काम अभी वर्तमान में जाके खत्म हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसका भी कुछ रिलेशन पास्ट से होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट का रिलेशन भी पास्ट से होता है, पास्ट परफेक्ट का रिलेशन भी पास्ट से होता है। बट बेटा आपको ना अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखना है तो आपको इन तीनों को आपस में कंपेयर करके सीखना पड़ेगा, बिकॉज दीज थ्री टेंसेस टॉक अबाउट पास्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पास्ट के बारे में बात करते हैं। सो देखो, अब मैं आपको ना ये टेंस जो है वो टाइमलाइन के साथ समझाने वाली हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या कहता है, बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ स्ट्रेट लाइन है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि हम ना कोई भी, अब देखो ये हमारा क्या है बेटा, याद रखना ये हमारा प्रेजेंट है ना। अब अगर मैं यहां पे खड़ी हूं, मैं अगर प्रेजेंट में यहां पर खड़ी हूं, तो इसके बाद जो भी होगा, टाइमलाइन है ये हमारी। टाइमलाइन से समझो कि अगर अभी सोचो कि फॉर एग्जांपल अगर अभी बज रहे हैं कितने, अभी अगर 8 बज रहे हैं शाम के, तो अब 8 बजने के यानी कि प्रेजेंट में अगर मैं यहां खड़ी हूं, तो इसके बाद जो भी होगा, रात को 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, वो मेरा फ्यूचर है। और प्रेजेंट से पहले जो भी हुआ है ना, शाम के 6, 5, सुबह के 6,
वो सब मेरा पास्ट है, तो यानी कि प्रेजेंट से पीछे का पूरा पास्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि तुमने पास्ट में कोई ऐसा काम शुरू किया, ठीक है, पास्ट में कोई ऐसा काम किया जो चलते 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 प्रेजेंट तक आया, और उसका प्रेजेंट या हम बोलते हैं नियर प्रेजेंट, प्रेजेंट और नियर प्रेजेंट। अब देखो प्रेजेंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यार, क्योंकि सुई जो है वो एक एक सेकंड में चलती रहती है ना, 10, 9, 8, 7, तो 5 सेकंड बाद जो हमारा प्रेजेंट था वो चेंज हो चुका है। हर सेकंड हमारा प्रेजेंट चेंज होता है। जैसे जैसे मैं ये सेंटेंस बोल रही हूं है ना, उसके हिसाब से सुई चलती चली जा रही, तो हर सेकंड हमारा प्रेजेंट चेंज हो रहा है। अभी प्रेजेंट में शाम के 8:05 और 36 सेकंड्स हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही 36 सेकंड्स मेरा प्रेजेंट है, लेकिन एक सेकंड में 37 हो गया, अगले सेकंड 38 हो गया। तो इसलिए प्रेजेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं हम डिफाइन कर सकते, क्योंकि घड़ी चलती रहती है। तो प्रेजेंट या नियर प्रेजेंट कहते हैं, है ना, कि उसका। तो अब आप समझो कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो कंटिन्यू होता रहा, पास्ट में खत्म नहीं हुआ। बेटा अगर कोई ऐसा एक्शन होता जो पास्ट में शुरू होता, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन होता जो पास्ट में शुरू होता, ग्रीन कलर ले लेते हैं यहां पे अभी हम, है ना, कोई ऐसा एक्शन होता जो पास्ट में शुरू होता और पास्ट में शुरू होके वो पास्ट में ही खत्म हो गया होता, उसका हमारे प्रेजेंट से कुछ लेना देना ही नहीं था, या नियर प्रेजेंट से भी लेना देना नहीं था, तब हम उसको सिंपल पास्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। गॉट इट। लेकिन कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू तो हुआ लेकिन चलते चलते वो प्रेजेंट या नियर प्रेजेंट तक चला, और उसका उस एक्शन का असर हमारे प्रेजेंट पर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉट इट। तो अब यहां पर ना आपको इसको देखो, अब मैं आपको ना, चेरी बस कर यार, चलो वो बेचारा आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गॉट इट। मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ यहां पर, ठीक है, एक और एग्जांपल से। दोनों, अब मैं आपको ना दोनों ही टेंसेस समझा देती हूँ, सिंपल पास्ट के साथ कंपेयर करके समझाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं हमारे पास टाइमलाइन निकालते हैं पहले। तो ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और थिक करती हूं मैं, हाँ, ये हमारी टाइमलाइन है। अब यहां पे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है और उसके पीछे का ये हमारा पूरा पास्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि पास्ट में मेरे पास ना ऐसा हुआ कि मैंने एक डिलीवरी के लिए कुछ आइटम मंगवाया था, ठीक है, मैंने सोचा मैंने कपड़े ऑर्डर किए और मैंने ना डिलीवरी वाले भैया से बोला कि जो भी डिलीवरी के लिए आज वो मैंने सोचो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हफ्ता पहले कपड़े ऑर्डर किए थे, ठीक है, मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर किए थे और डिलीवरी वाले भैया का मुझे कॉल आया कि मैम आज मैं आपके घर आने वाला हूं दोपहर में 12 बजे डिलीवरी के लिए, ठीक है। तो मैंने भैया को बोला कि भैया 12 बजे मत आना, ठीक है, आप कितने बजे आना, आप ना 12 बजे से पहले आना, क्योंकि 12 बजे के बाद मेरी क्लास रहती है 1-2 घंटे की, तो मैं डिलीवरी ले नहीं पाऊंगी, मैं वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, कोई होगा नहीं, मैं क्लास से बाहर नहीं आ सकती। तो भैया ने बोला ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि भैया ना, क्या हुआ बेटा कि भैया एक्चुअल में 12 बजे आ गए, ठीक है ना, वो आ गए 12 PM पर, 12 बजे डिलीवरी वाले भैया आ गए। अब उनके पास दो ऑप्शन है। अब उन्होंने किया मुझे कॉल कि मैम आपकी डिलीवरी के लिए मैं आया हूं, आपका सामान डिलीवर करने, आप आके सामान ले लो। मैं तो कॉल उठा नहीं पाई भाई, है ना, मैं कॉल उठा नहीं पाई क्योंकि मैं तो क्लास में थी। अब भैया के पास दो ऑप्शन है, या तो वो चले जाएं या फिर वो मेरा इंतजार करें। अब हुआ क्या बेटा, अब देखो, अब मैं आपको पिंक कलर से या फिर मैं आपको ऑरेंज कलर से बताती हूं कि अगर भैया वेट करते हैं, ठीक है। अब सोचो कि जो डिलीवरी वाले भैया थे, है ना, डिलीवरी वाले जो भैया थे, अगर वो 12 बजे आए और उन्होंने 12 बजे से 1 बजे तक वेट किया, 1 PM तक वेट किया, तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए, है ना, वो चले गए कि अरे यार 1 PM भी नहीं, चलो हम बोलते हैं इतना देर तो कोई वेट भी नहीं करेगा, ठीक है, हम बोलते भैया ने आधा घंटा वेट किया, ठीक है, उन्होंने 12:30 तक वेट किया कि अरे यार मैम आएंगी तो मैं डिलीवर करके चला जाऊंगा सामान। उन्होंने 12:30 तक वेट किया और उन्हें लगा कि नहीं भैया इनको तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो भैया चले गए, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में मेरा टाइम क्या है, प्रेजेंट में अब सोचो कि अब बज रहे हैं 2 PM,
प्रेजेंट में 2 PM बज रहे हैं और डिलीवरी वाले भैया 12 बजे आए थे और वो 12 बजे आए, उन्हें पता चला निकिता मैम तो क्लास में है, मैंने मना कर दिया था भैया 12 बजे मैं क्लास में रहूंगी, आप उससे पहले आके डिलीवरी दे करके जाना। वो आए 12 बजे, आधा घंटा वेट किया और चले गए। तो बेटा ये क्या है, ये एक्शन अगर मैं लिखूंगी ना इंग्लिश में तो ऐसे लिखूंगी, द डिलीवरी बॉय केम टू माई प्लेस, मैंने ऐसा लिख दिया सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। द डिलीवरी बॉय केम टू माई प्लेस, वो मेरे घर आया था फॉर द डिलीवरी, है ना, डिलीवर करने, टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स। डिलीवरी बॉय केम टू माई प्लेस टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स, वो आगे का है, ठीक है, वो आप समझ जाना। तो ये एक एक्शन हुआ, लेकिन वहीं पर बेटा सोचो कि डिलीवरी वाले भैया जो हैं वो आए, ठीक है, वो 12 बजे आए, लेकिन उन्होंने सोचा कि अरे यार मैम जो थी वो कह रही थी कि उनकी क्लास है, वो फोन नहीं उठा रही है, तो एक काम करता हूं मैं भी अपना लंच वंच कर लेता हूं तब तक और यही वेट करता हूं। तो भैया ने अगर वो ना 12 बजे के आए उन्होंने मेरा वेट किया 2 बजे तक, और जैसे ही मैं 2 बजे फ्री हुई तो मैंने भैया को कॉल बैक किया, उनका कॉल आ रखा था मेरे पास, मैंने उन्हें कॉल बैक किया। तो अब यहां पे क्या है बेटा, अब भैया ने बोला मैडम मैं तो आपके घर के नीचे खड़ा हुआ हूं 12 बजे से, आपको डिलीवरी जो है सामान देना था। तो अब इसमें क्या हुआ बेटा, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, एक एक्शन 12 बजे स्टार्ट हुआ, मतलब कि डिलीवरी भैया का आना, और वो 12 बजे से अभी तक एक्शन चला है 2 PM तक, है ना। वो डिलीवर करने आए थे सामान, कितने बजे आए थे सामान, एक्शन को समझो। अब कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और वो मेरे प्रेजेंट पर उसका असर है, या प्रेजेंट तक अगर वो चेरी, अरे बाप रे तो वो अगर पास्ट में शुरू हुआ और उसका असर मेरे प्रेजेंट तक है, या फिर प्रेजेंट के आसपास नियर प्रेजेंट तक उसका असर है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। भैया 12 बजे से आए हुए थे और 2 बजे तक मेरा वेट किया है। मैं जैसे ही आई मैंने बोला हाँ भैया आप तब से वेट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हाँ मैम मैंने तो यहाँ पे लंच वंच कर लिया तब तक, है ना, अपना साइड में एक जगह देख करके, और मैं आपका तब से वेट कर रहा था। तो इस सेंटेंस को, इस एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा, द डिलीवरी बॉय हैव कम टू डिलीवर माई प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द डिलीवरी बॉय हैव नहीं सॉरी हैज come to deliver the products। और यहां पर बेटा देखो दूसरी तरफ एक एक्शन क्या हुआ था कि वो 12 बजे आए थे और उन्हें पता चला कि भैया यार मैडम तो बिजी हैं, ये तो अभी फोन नहीं उठा रही है, और वो आके चले गए। तो जो एक्शन पास्ट में चालू हुआ, है ना, 12 बजे वो आए भैया, लेकिन वो फिर 12:30 तक चले गए, प्रेजेंट पर कोई अफेक्ट ही नहीं हुआ, प्रेजेंट तक वो एक्शन कैरी ही नहीं हुआ, उसके मेरे प्रेजेंट तक या नियर प्रेजेंट तक उसका कोई असर ही नहीं है, तो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं, सिंपल बेटा, है ना। और जो एक्शन पास्ट में चालू हुआ और वो मेरे प्रेजेंट तक चला, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट तक लिखा जाता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। इतना क्लियर है सभी लोगों को, ये मैं समझाना चाह रही हूं। तो सिंपल पास्ट का मतलब है दोनों में क्या है, सिंपल पास्ट और सिंपल ये प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि सिंपल पास्ट मतलब एक्शन पास्ट में चालू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, हमारे प्रेजेंट से कुछ लेना देना नहीं, सिंपल पास्ट। लेकिन अगर कोई एक्शन पास्ट में चालू हुआ और कैरी होकर के प्रेजेंट तक चला या नियर प्रेजेंट तक चला, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल, गॉट इट। यही चीज मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है। चलो इसको मैं वैसे मैंने यही सेम चीज यहां पर एक्सप्लेन करी है कि एक लड़की थी, ठीक है, प्रेजेंट का टाइम सोचो, हमारा 12:30 बज रहा है, दोपहर में 12:30 बज रहे हैं, और एक लड़की थी जिसको मैंने बोला था कि बेटा आप एक काम करना कि आप ना मेरे से 10 बजे से पहले मिलने आना, ठीक है। प्रज्ञा नाम की लड़की थी जिसको मैंने कहा था बेटा 10 बजे से पहले मेरे से मिलने आना, क्योंकि उसके बाद मेरी क्लास होगी। अब सोचो अगर प्रज्ञा मेरे से 10 बजे मिलने आई तो उसको समझ में आया कि अरे यार निकिता मैम की तो क्लास है, तो उसने 10 बजे से 11 बजे तक वेट किया और उसके बाद वो चली गई। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे प्रज्ञा केम टू मीट मी, क्योंकि उसका जो एक्शन हुआ था पास्ट में चालू हुआ, 10 बजे मिलने आई और 11 बजे तक वेट करके चली गई बेचारी, तो ये हो जाएगा प्रज्ञा केम टू मीट मी, क्योंकि उस एक्शन का असर मेरे प्रेजेंट तक नहीं है, वो एक्शन प्रेजेंट तक चला ही नहीं, है ना। तो ये होगा सिंपल पास्ट में। लेकिन वहीं पर अगर प्रज्ञा सोचो मेरे से मिलने आई 10 बजे और उसने बोला कि यार निकिता मैम तो कह रही थी कि क्लास होगी 10 बजे, तो वो मेरा वेट करती रही और वेट करते करते तक 12:30 जब तक मेरी क्लास चली उसने तब तक वेट किया, तो मुझे क्या बोला जाएगा, मुझे बोला जाएगा कि प्रज्ञा आई हुई है आपसे मिलने, प्रज्ञा हैज कम टू मीट मी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 10 बजे आई लेकिन वो एक्शन स्टार्ट हुआ, वो मेरे से मिलने आई थी एंड वो मेरे प्रेजेंट तक चला, प्रेजेंट तक शी वेटेड फॉर मी टू, है ना, टू मीट मी, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में डालते हैं। और अगर एक्शन पास्ट में शुरू के पास्ट में ही खत्म हो जाए तो सिंपल पास्ट। सिंपल बेटा।
गॉट इट। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें एक और एग्जांपल देती हूं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट को अगर समझना है तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम कहते हैं अनफिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में फिनिश नहीं हुआ, प्रेजेंट तक चला। ठीक है, उसे हम बोलते हैं अनफिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट। सिंपल पास्ट को बोलते हैं फिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है ना और पास्ट में ही फिनिश हो गया, प्रेजेंट तक लेना देना नहीं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट अनफिनिश्ड, पास्ट में एक्शन शुरू तो हुआ, फिनिश नहीं हुआ, लेकिन प्रेजेंट तक चला। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर आपके सामने दो सेंटेंसेस गिवन है। आई लॉस्ट माई कार कीज लास्ट नाइट, आई हैव लॉस्ट माई कार कीज। अब यहां पर अगर इसके टेक्निकलिटी से समझो, इसके आप क्यों रो रहे हो तुम, ये अलग ही रो रहा है। ठीक है, सो होता क्या है कि तुम्हारे लोग के साथ भी ऐसा होता है कि तुम्हारे घर पे अगर डॉग है तो ये देखो बीच बीच में औ औ आवाज आ रही है। वो डॉग्स का होता है ना कि घर में किसी से कितना भी प्यार करे, लेकिन मम्मी पापा से इनको अलग ही प्यार होता है, मतलब है ना। और ये वही मम्मी पापा होते हैं जो डॉग लाने से पहले कहते हैं अरे घर में हमें डॉग नहीं चाहिए भाई, हमारे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो ना हमें किसी कुत्ते की जरूरत नहीं, हमारे घर पे तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे। तो ये मम्मी पापा वही होते हैं जो खिलाफ होते हैं एकदम कि हम घर में कुत्ता नहीं लाएंगे, और जब वो आ जाता है तो उसको राजा बेटा बनाकर रखते हैं। और वो भी डॉग भी जो है हमारी इज्जत करने ज्यादा मम्मी पापा से प्यार करते हैं। तो अब मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, तो ये परेशान है इस चक्कर में कि वो कब आएंगे, इसे मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ही इज सिटिंग हियर एंड क्राइंग। ठीक है चेरू, अभी आ जाएंगे यार, परेशान क्यों होते हो तुम। चलो ठीक है बेटा, तो यहां पर अब देखो सेंटेंस के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है, ये लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इतना तो हमने बचपन की क्लासेस में सीखा है। तो ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में, ये मुझे स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है, वर्ब की फॉर्म से पता चल रहा है, यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो अगर तुम यहाँ पर, अब बेटा होता क्या है ना, टेंसेस को समझने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता, ये रुक ही नहीं रहा, चल रही है इसके। टेंसेस को समझने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उसके फॉर्मूला याद कर लिए, हैव के साथ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टेंसेस को समझने का मतलब है कि आपने बकायदा याद किया है कि वो जो सेंटेंस है उसके अंदर कौन सा टेंस यूज हो रहा है और उसका मतलब क्या है। जैसे ही आप वर्ब की फॉर्म चेंज करते हो तो जैसे ही वो टेंस बदलता है बेटा, मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं आई लॉस्ट माई कार कीज लास्ट नाइट, यानी कि कल रात को मेरी गाड़ी की चाबियां खो गई थी, और फिर मतलब इसका यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, दैट मींस कि वो खोने का काम कल रात को हुआ होगा भाई। आज मैं सोचो 8 बज रहे हैं आज सुबह के, और आज मैं अपने ऑफिस में हूं और मैं अपने किसी फ्रेंड को बता रही हूँ कि यार कल रात तो मेरी गाड़ी की चाबी खो गई थी 10 बजे के करीब रात में, पर फिर वो इसका मतलब, अब क्योंकि मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया, दैट मींस फिनिश्ड एक्शन है पास्ट का। कल रात को गाड़ी की चाबी खोई तो थी पर तभी मिल गई, उसके बाद मिल गई, ये मीनिंग दे रहा है देखो। लेकिन आपको इसमें लिखा नहीं है सेंटेंस में, बट बेटा ये जो छोटा सा वर्ब है ना, यही पूरा मीनिंग चेंज कर देता है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म भी हो गया। लॉस्ट लिखा है यहाँ पर कि कल मैंने खो दी थी चाबियां पर फिर मिल गई, यहाँ पे हैव लॉस्ट लिखा है, यानी कि कोई एक्शन अभी प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्शन पास्ट में शुरू तो हुआ, चाबी खोई तो, पर अभी तक खोई हुई है, अभी तक मिली नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई कार कीज, यार मैं घर की गाड़ियां या गाड़ी की चाबियां मैं खो चुकी हूँ, समझ रहे हो है ना, कि वो कल खोई और अभी तक मिली ही नहीं है, अभी भी खोई हुई है, यानी कि एक्शन पास्ट में और अभी तक हमारे प्रेजेंट तक उसका असर है। ये फर्क आ जाता है एकदम से टेंसेस में। गॉट इट। चलो तो यही मेजर है जो आपको समझना है। अब यहां पर आप मुझे आंसर देंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, आई हैव ईटन माई लंच 10 मिनट्स अगो या आई एट माई लंच 10 मिनट्स अगो, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है जल्दी से बताओ। ठीक है, आई हैव ईटन माई लंच 10 मिनट्स अगो या आई एट माई लंच 10 मिनट्स अगो। ठीक है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा जल्दी जल्दी से आप लोग मेरे को बताएंगे कमेंट्स में। चलो तो यहां पर बेटा देखो अगर हम देखें तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट। क्यों? क्योंकि अगो, मैंने हमेशा बताया ना कि देखो टेंसेस समझने तो हैं, लेकिन टेंसेस एक इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है कि आप इसको टाइम एंड टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेंसेस को समझने के लिए टाइम का रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम के टेंसेस ही कैसे, टाइम है तभी टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि टाइम में घड़ी चल रही है तो एक्शन पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के हो जा रहे हैं है ना, वो इधर उधर इधर उधर टाइम में आगे पीछे हो रहे हैं। तो जब तक आप टाइम के सहारे जब तक टाइम का सहारा नहीं होगा किसी भी एक्शन को समझा नहीं जाएगा कि वो क्या सेंस देना चाह रहा है। अगर मैं अगो हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि अगो यहां लिखा ही नहीं है, ठीक है, ये लिखा ही नहीं है यहां पर, आप ये मान लो मैंने ये लिखा ही नहीं, तो यहां पर इसका मतलब पता है क्या है बेटा, आई हैव ईटन माई लंच और आई एट माई लंच, दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? भाई दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि आप ये भी सही हो सकता है कि मैं तो खाना खा चुकी हूं या मैंने खाना खा लिया था, दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो इसलिए सेंटेंस का आपको अगर डिटेल में समझना है
दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, आपको टाइम का रेफरेंस देना पड़ेगा, आपको टाइम के साथ समझना पड़ेगा कि टाइम में किस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया 10 मिनट पहले, है ना, मैंने 10 मिनट पहले मैंने खाना खा लिया था, तो ये अगो जो है ना, ये एक डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है, क्योंकि अगो का मतलब होता है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, ये फिनिश्ड है। तो जब कोई एक्शन फिनिश है पास्ट में, तो उसको फिर प्रेजेंट परफेक्ट में लिख ही नहीं सकते, तो यानी कि ये सेंटेंस गलत है, तो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। तो इसलिए यहां पे ना वर्ड्स ऐसे आपको समझने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, आपको ऐसे वर्ड्स अच्छे से समझने पड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि एक्शन किस टाइप का है टाइम के हिसाब से। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपको बताएंगे कि एक्शन जो है वो जो है ना अनफिनिश्ड है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसे कि सो फार अभी तक, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, फॉर और सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, अप टू नाउ यानी कि अभी तक, ठीक है, अप टू प्रेजेंट इस मोमेंट तक, सेवरल टाइम्स, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बताने के लिए कि कोई काम जो है वो आप अभी, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ, अब तक चला, ठीक है। जैसे कि अब देखो एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि आई हैव नेवर सीन, नहीं, आई हैव नेवर वॉच्ड दिस मूवी अप टिल नाउ बोल लो, या फिर सो फार, ठीक है, सो फार। तो यहां पर अगर ये सेंटेंस देखें तो आपको एग्जाम में क्या हो सकता है, आपको यहां पर ऐसे दे सकते हैं कि आई नेवर वॉच दिस मूवी सो फार। अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि सो फार का मतलब है कि अभी तक, यानी कि इस मूवी को नहीं देखा था। पास्ट से, पास्ट में कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा रहा होगा जब ये मूवी रिलीज हुई, और इस मूवी को उस समय से लेकर के अभी प्रेजेंट तक आपने देखा ही नहीं था, अब जाकर शायद आपने वो मूवी देखी है, यानी कि मूवी को नहीं देखने का काम तब से लेकर अब तक नहीं हुआ था, एंड अभी जाकर के खत्म हुआ, अब तुमने मूवी देख डाली। तो यहां पर आई हैव होना चाहिए, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये सेंस बनता है बेटा। तो ये सभी सेंटेंस हमेशा क्या डिनोट करते हैं कि फ्यूचर, वो जो एक्शन है वो अनफिनिश्ड है, यानी कि पास्ट में फिनिश नहीं हुआ था, प्रेजेंट तक चला है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि ये रहा एक आंसर, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई सॉ सो फार। अब बताओ इसमें क्या एरर है ना, ये सबसे बेस्ट मूवी है जो मैंने अभी तक देखी है, यानी कि तुमने इतनी सारी मूवी देखी लेकिन कोई भी ऐसी मूवी नहीं देखी अब तक, पास्ट में जब से तुम मूवीज देख रहे हो तब से लेकर के अब प्रेजेंट तक, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ और अब तक प्रेजेंट तक इतनी बढ़िया कोई मूवी नहीं देखी, अब जाकर के तुमने देखी। तो यानी कि अब ये क्या है, देखो, या तो समझना है तो समझ के करो, या फिर सीधा सा है कि सो फार हिंट दे रहा है कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट में आना चाहिए, तो यहां पे सॉ नहीं, हैव सीन होगा, आई हैव सीन सो फार, गॉट इट। चलो आगे आ जाते हैं बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, बीन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊं यहां पे बीन क्यों आता है, देखो सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, भाई यहां पर दो टेंसेस आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक तो परफेक्ट टेंस और एक कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट टेंस क्या बोलता है, परफेक्ट टेंस बोलता है कि काम खत्म, प्रेजेंट में काम खत्म, यही तो मैंने बताया। कॉन्टिन्यूअस क्या बोलता है कि काम हो रहा है। तो यार एक टाइम पे एक ही तरीके का बात हो सकती है। अब देखो, अगर तुम खाना खाने बैठे हो तो तुम्हारी मम्मी आए, ठीक है, और तुमसे बोले कि एक बात बता, अभी तू खा रहा है या खा लिया खाना, मैं और रोटी बनाऊं, खाएगा, मतलब, या फिर खाना खा चुका है, तो तुम मम्मी को यही तो कहोगे ना कि मम्मी खा रहा हूं, एक और बना दो, या ये कहोगे कि खा चुका और नहीं चाहिए। ऐसा कहो तुम अगर कि मम्मी खा रहा हूं, खा चुका हूं, तो मम्मी भी बोलेगी भाई बेलन, ऐसे फ्लाइंग बेलन रिसीव होगा तुमको सर पे कि क्या दिमाग खराब कर रखा है मेरा, खा रहा है या खा चुका है, बता, खा रहा है तो बनाती हूं, खा चुका है तो नहीं बनाती, सिंपल सी बात है ना। तो यही आपको समझना पड़ेगा, एक टाइम पे काम एक ही तरीके से फिनिश होता है, उसकी स्टेट एक ही होती है। यहां पे दो दे रखा है, तो यहां पे एक्चुअल में मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है कि प्रेजेंट में, है ना, एक ऐसा काम जो परफेक्ट हो जाना चाहिए था, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट से चल रहा है उसे प्रेजेंट तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे होता क्या है, हम दोनों यहां पे दिखाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी आता है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो लगनी होती है ना, हम बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो बीन लगा देते हैं, और कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आईएनजी लगा देते हैं।
तो ये होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है ना। अभी तक तुम लर्न करते आ रहे होगे कि हैज हैव के साथ बीन क्यों लगता है, वो इसलिए लगता है बेटा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट शो करने के लिए हैज हैव के साथ बीन लगाते थे, मतलब बी की थर्ड फॉर्म बीन, और फिर कंटिन्यूस शो करने के लिए आईएनजी लगता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या होता है कि एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट तक, है ना, ये बोलता है आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी तक चला, अब जाके खत्म हुआ। लेकिन अब यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पीपीसी क्या कहता है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल ही रहा है ना। जैसे कि मैं मतलब मैं 10 साल से पढ़ा रही हूं, यानी कि 10 साल पहले पढ़ाना चालू किया था, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पढ़ा ही रही हूं और ये आगे भी शायद चले गई, है ना। तो ये होता है, क्लियर है। चलो अब यहां पर देखो बेटा, आपको समझना पड़ेगा ये सेंटेंस। अब मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? I have been knowing her since 1990. Is this sentence correct? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग सब मुझे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताओ, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? तो अगर आप बोल रहे हो कि यस मैम एकदम करेक्ट है, 1990 से आप जान रहे हो, आपका ध्यान पक्का यहां गया होगा। पर बेटा आपको यहां पे समझना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कुछ स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। नो, आई नो यू, हिंदी में बोलोगे तो हाँ हम इसको जानते हैं, तब से जानते हैं, है ना। क्या जान रहे हैं, मैं इसको 1990 से जान रही हूं, ये तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप समझो जानना जो है ना, कि आई नो यू, आई नो हर, आई नो हिम, ये एक इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ब हैं। तो यानी कि ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते, आईएनजी नहीं आता। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आप इसको आईएनजी टेंस में नहीं लिखोगे, आप सीधा सा लिखोगे आई हैव नोन, I have known her since 1990, ऐसे लिखा जा सकता है ये, ठीक है। और ये करेक्ट है। तो बेसिकली क्या है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यहां देखो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर और सिंस भी आता है। तो हमेशा याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में फॉर और सिंस आ सकता है बेटा, और दोनों का मीनिंग भी सेम ही निकलता है, मीनिंग सेम ही निकलता है। तो जो टेंस को या जो भी वर्ब को आईएनजी में नहीं लिख सकते ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकता। कॉन्टिन्यूअस में जिस हम वर्ब को नहीं लिख सकते उसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दो, परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, मीनिंग सेम ही है। मैं इसे 1990 से जानती हूँ, यही मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये सेंटेंस गलत है क्योंकि नोइंग नहीं हो सकता, ये कोई टेंस ही नहीं होता, सेंटेंस ही नहीं होता। तो प्रेजेंट परफेक्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों इक्वल होते हैं। चलो अब अगर हम आगे देखें तो अब आते हैं सिंपल टेंस पर, सिंपल पास्ट टेंस पर, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस कहता है फिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट, ये तो मैं समझा ही चुकी हूं, तो अब तक आ गया होगा समझ में। सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, सिंपल, है ना। तो इसे हम फिनिश्ड एक्शन कहते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये डिनोट करते हैं कि एक्शन जो है वो पास्ट का है और पास्ट का फिनिश्ड है, यानी कि उसका कोई रिलेशन हमारे प्रेजेंट तक है ही नहीं। कोई भी एक्शन अगर पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट तक चल गया तो तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, उसे पास्ट में ही खत्म हो गया तो ही वो सिंपल पास्ट होगा। तो अगर लिखा है येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, अगो, जैसे अभी मैंने बताया था ना 10 मिनट्स अगो खाना खा लिया था, यानी कि खाना खा के तभी खत्म हो गया, 10 मिनट पहले खाना खाना शुरू किया तभी वहां पे मैं 10 मिनट में खाना खत्म कर लिया, प्रेजेंट से कुछ लेना देना है नहीं, तो फिनिश्ड एक्शन है पास्ट का। तो अगो वो भी सिंपल पास्ट में आता है। येस्टरडे इवनिंग, कल शाम, द अदर डे, जैसे हम बोलते हैं ना परसों, नरसों, तो इंग्लिश में द अदर डे बोलते हैं। इन 1919, 1947, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया को 1947 में आजादी मिली थी, तो बेटा वो इंडिपेंडेंस मिल गई थी तब तक, ठीक है। उसके बाद ये नहीं इंडिपेंडेंस अब मिल ही रही है, तब से लेकर के अब तक मिल चुकी है, खत्म हो गया, वो इंडिपेंडेंस हो गई, हम अब इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो 1947 इन मंथ, अगर कोई मंथ दिया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो वो सब क्या होते हैं, वो आपके सारे फिनिश्ड एक्शंस ऑफ पास्ट में आते हैं। ये वर्ड्स आपको इंडिकेट करेंगे, हिंट देंगे कि जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आप बस समझ जाना। अब ये बताओ सेंटेंस क्या ये करेक्ट है, इंडिया हैव गॉटन इंडिपेंडेंस इन 1947, हैव गॉटन, हाँ। तो सिंपल सी बात है ना, चेरी भी जान गया, अब तो इतना सीख लिया मेरे साथ बैठे बैठे, मेरे को देख रहा है वो। सिंपल सी बात है भाई, इंडिया हैव गॉटन का मतलब क्या, 1947 से क्या मिल ही रही है अभी तक आजादी, मिल के खत्म हो गई ना। तो इंडिया हैव गॉटन नहीं, इंडिया गॉट, ये गलत है, इंडिपेंडेंस इन 1947, सिंपल ईयर दे रखा है, सिंपल, या तो मीनिंग निकालो या तो सिंपल हिंट से समझ जाओ। ईयर दे रखा है
सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। चलो अगला सीक्वेंस देखो, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहां कहां होता है। पहला मैंने आपको बता दिया कि वो तब इस्तेमाल होता है जब कोई एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया, स्टार्ट भी पास्ट में हो फिनिश भी पास्ट में हो गया, तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सिंपल पास्ट का इस्तेमाल तब होता है जब कोई एक्शन सीक्वेंस में हुआ, यानी कि एक के बाद एक। देखो बचपन में हम माई सेल्फ लिखते थे ना, या माई डे लिखते थे ना, कि आई वोक अप एट 6 PM, 6 PM नहीं तो शाम हो जाएगी। I woke up at 6 AM, then I took a bath, I got ready for school। So ये क्या होता है बेटा, अब इसमें ना आप सीक्वेंस में कोई चीज बता रहे हो कि 6 बजे उठा सुबह, फिर मैंने नहाया, फिर मैं रेडी हुआ, फिर मैं स्कूल गया, फिर मैंने पढ़ाई करी। तो ये सीक्वेंस में एक के बाद एक एक्शन हुए, ज्यादा टाइम गैप नहीं था उसके अंदर, एक के बाद एक्शन हुए, ज्यादा टाइम गैप नहीं था। तो जब सीक्वेंस में भी आप कोई चीज बताते हो तो सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है। जैसे आई वोक अप एट 6, ब्रश्ड माई टीथ एंड वेंट टू स्कूल। तो ये सीक्वेंस में हुई है चीजें, ज्यादा टाइम गैप नहीं है ना, कि 6 बजे उठे 10 बजे तक मौज काटी फिर ब्रश किया, नहीं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, जब चीजें एक के बाद एक हुई है तो वो भी आप कैसे लिखते हो, सीक्वेंस में भी आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हो। अच्छा, सिंपल पास्ट में आप लोग ऑलरेडी जानते हो, शायद मुझे ना बताना पड़े, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, कि ये सिंपल पास्ट में जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में ही यूज होती है, उसके अलावा कहीं यूज नहीं होती। और पता है, जैसे ही इसका हम नेगेटिव बनाने जाते हैं ना, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मैंने बताया ना नेगेटिव बनाना है, कुछ भी करना है तो हेल्पिंग वर्ब काम आता है। तो एफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, लेकिन नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिड जो है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर ऐसे नहीं आएगी, बीच में नॉट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए आती है क्योंकि डिड जो है वो अगर देखा जाए तो अपने आप में डू, डिड, डन, वो अपने आप में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो बार बार सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, दैट इज वेरी डम ऑफ यू। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो सिंपल पास्ट टेंस में हमने सिंपल सा सोचा था कि हम यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया करेंगे, तो हमने इसको सेकंड फॉर्म यूज किया, लेकिन तब हमने देखा कि जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं, तो जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में किसी का सेकंड फॉर्म है, तो हो गया ना, आपकी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सेकंड फॉर्म तो यूज हो रही है, चाहे कैसे भी हो। तो जब हो रही है एक बार तो बार बार नहीं होती बेटा, इसलिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये सीख लिया सीक्वेंस। अब एक थर्ड आपको समझना है यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने इस तरीके के वर्ड्स गिवन हैं, ठीक है, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपर्च्यून टाइम, इट इज हाई टाइम, तो इन सभी फ्रेजेस का मतलब पता है क्या होता है, कि अब सही समय है। इंग्लिश में ये लिखा है, लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो इसका मतलब निकलता है कि अब सही समय है। तो जब भी आपको कहीं पर देखने को मिल जाए कि ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं, तो इन सभी वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और ये साथ में अगर रीड किया जाए तो ये मीनिंग शुड का देते हैं, पर शुड आता नहीं है, समझे, मीनिंग शुड का आता है। जैसे कि इट इज टाइम, है ना, एक एग्जांपल देती हूं, अगर मैं लिखूं इट इज टाइम, अब समय हो चुका है, आई शुड स्टडी फॉर माई एग्जाम, अब टाइम आ चुका है, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ लेना चाहिए। मतलब चाहिए का आता है, लेकिन शुड का मतलब आता है, लेकिन शुड लिखा नहीं जाता। सो बेसिकली दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पर शुड स्टडी नहीं, आई स्टडीड होगा। ये बहुत ही ट्रिकी चीज है, बच्चे ना सुनने में सही लग रहा है तो सही पे चले जाते हैं, ये सुनने में सही नहीं लगता। इट इज टाइम आई स्टडीड फॉर द टेस्ट, ये सुनने में सही नहीं लगता, सुनने में सही क्या लगता है, आई शुड स्टडी। तो बच्चे सोचते हैं ये सही होगा, ये आ जाना चाहिए, यहां पर फिलिप्स में या कैसे भी सोचते हैं यही आना चाहिए, बट ये होगा नहीं। देखो यूज वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होगा। इट इज टाइम लिखा है, या इट इज अबाउट टाइम लिखा है, या इट इज ऑपर्च्यून टाइम, इट इज हाई टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद आएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही, ठीक है। शुड नहीं लिखोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे, बट हाँ जब बोलोगे ना इट इज टाइम आई स्टडीड फॉर माई टेस्ट, तो इसका जब मीनिंग निकलता है हिंदी में, वो निकलता वही है कि भाई पढ़ लेना चाहिए, टाइम हो चुका है, अब सही टाइम अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो मीनिंग जब रीड करोगे तो मीनिंग शुड का आएगा, बट शुड यूज नहीं होगा। चलो, सो ठीक है, ये समझ लिया। अब मैं आपको बता देती हूं कि हम ना
पास्ट हैबिट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पास्ट हैबिट्स का इस्तेमाल कब करते हैं, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो पास्ट हैबिट होता है। जैसे कि आई यूज टू वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं सुबह 6 बजे उठा करती थी, तो ये एक पास्ट हैबिट है। लेकिन प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए बी आता है पहले, बी की कोई भी फॉर्म इज एम आर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, उसके बाद यूज टू होगा तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, जैसे आई एम यूज टू ड्रिंकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग, सुबह कॉफी पीने की आदत है। अब अगला, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पढ़ेंगे चेरू, चलो तो सो रहा है, चलो तो अब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहले फॉर्मूला वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आती है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है पास्ट में कोई काम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा था, चल रहा था। तो बेटा यहां पे ना, अब ये तो हमें पता है, अगर कोई मेरे से बोले कि अरे यार कल तुम रात को 12 बजे क्या कर रही थी, तुमने मेरा मैसेज सीन नहीं किया, मैं बोलूं अरे आई वाज स्लीपिंग, मैं तो सो रही थी, तो ये क्या है कि पास्ट में उस टाइम पे काम हो रहा था। लेकिन इसके अलावा क्या, ये तो हमने बचपन में सीख लिया। इसके अलावा इसका मीनिंग तब आता है जब हम ना कोई भी पास्ट में कोई भी पैरेलल एक्शंस बताते हैं, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो काम साथ साथ हो रहे थे। तो जब भी आप पैरेलल एक्शंस यानी कि दो एक्शंस जब एक साथ हो रहे थे पास्ट में, तब भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे आई वाज स्लीपिंग व्हाइल माय ब्रदर वाज स्टडीइंग, मेरा भाई पढ़ रहा था, मैं सो रही थी। दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे थे, मैं सो रही थी, वो पढ़ रहा था। तो दोनों काम जब एक टाइम पे हो रहे थे तो बेटा दोनों ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होंगे, आई वाज स्लीपिंग व्हाइल माय ब्रदर वाज स्टडीइंग। तो पैरेलल एक्शंस जो है वो आप ऐसे बताते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा एक्शन इंटरप्शन। एक्शन इंटरप्शन यानी कि एक काम बहुत पहले से हो रहा था, दूसरे काम ने बीच में टांग अड़ा दी। जैसे कि यार मैं तो सो रही थी जब तुम्हारा कॉल आया, यानी कि पहले से कौन सा काम हो रहा था, मैं सो रही थी यार, मैं तो कब से सो रही थी, तभी बीच में तुम्हारा कॉल आ गया उसके बीच, है ना। या मैं पढ़ रही थी, या सोचो सॉरी पढ़ भी नहीं रही थी, अगर मैं ऐसा बोलूं कि हाँ मैं पढ़ रही थी तभी लाइट चली गई, तो कौन सा काम हो रहा था, पढ़ने का काम बहुत पहले से हो रहा था, बीच में क्या हुआ, बीच में दूसरा एक्शन हो गया कि लाइट चली गई उसी बीच। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एक्शन इंटरप्शन यानी कि एक लंबा काम होगा, एक एक्शन होगा जो बहुत पहले से हो रहा होगा, लॉन्ग एक्शन, उसके बीच में एक दूसरा एक्शन होगा जो बीच में इंटरप्ट कर देगा, है ना, जो बीच में होएगा, उसे हम शॉर्ट एक्शन बोलेंगे। तो जो काम पहले से हो रहा था वो हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, और जिस काम ने बीच में इंटरप्ट किया है, जो शॉर्ट एक्शन है, वो सिंपल पास्ट में जाता है। जैसे बच्चे चिल्ला रहे थे तभी टीचर आ गई, तो मतलब बच्चे पहले से चिल्ला रहे थे, बीच में एकदम से क्या हुआ, तभी एकदम से बीच में टीचर आ गई। द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है। तो टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट में लिखा है कि टीचर तभी आई। जब बच्चे चिल्ला रहे थे तो पहले से काम हो रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तभी टीचर आ गई, सिंपल पास्ट, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां पर आप मुझे बताओ, देखो सिंपल है, अगर इस क्वेश्चन का देखें, आई स्लेप्ट व्हेन यू वर कॉलिंग, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो सीधी सी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि मैं सो गया जब तुम कॉल कर रहे थे, है ना। सेंस नहीं बन रहा ना कि उसका कॉल आ रहा है और तुमने सोचा चलो सो गए, ऐसा नहीं है। सेंस क्या बन रहा है कि मैं सो रहा था जब तुमने कॉल किया। तो यानी कि जो काम पहले से हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बीच में एक काम हैपन होता है व्हेन यू कॉल्ड, सिंपल पास्ट में, क्लियर, सिंपल। चलो पास्ट परफेक्ट टेंस, अब देखो मैंने आपको समझा दिया, सिंपल पास्ट टेंस, फिनिश्ड एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में ही खत्म, पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, प्रेजेंट से लेना देना नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट बोलता है कि पास्ट का एक्शन जो शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं, प्रेजेंट तक चला। अब आती है बारी पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट का दूसरा नाम है पीओपी, है ना। मैं बच्चों को हमेशा से यही लर्न करवाती हूँ, पीओपी, ठीक है। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अरे मैम पीओपी तो एक फॉर्मूला होता है जो केमिस्ट्री में लर्न करवाया जाता है, तो ये केमिस्ट्री वाला पीओपी नहीं है, ये हमारा इंग्लिश वाला पीओपी है, पास्ट ऑफ पास्ट। यानी कि पास्ट में सोचो दो काम हुए, ठीक है, तो एक काम हुआ पास्ट में, उसके भी पास्ट में जो काम हुआ वो होता है हमेशा पास्ट परफेक्ट में। मेरे कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट हमेशा ऐसे ही यूज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट हमेशा तब यूज होता है जब आपके साथ कोई दूसरा एक्शन जरूर हो। जब भी दो पास्ट के दो एक्शंस की बात होती है तब पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट सिंपल यूज नहीं होता। आई हैड डन माई वर्क, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आई हैड डन माई वर्क, है ना, बिफोर यू कॉल्ड मी, तो तुम्हारे कॉल करने से पहले मैं काम कर चुका था। आपको ऐसे किसी ना किसी के कंपैरिजन में दो एक्शंस का इस्तेमाल होगा तभी पास्ट परफेक्ट आएगा, और जब पास्ट के दो एक्शंस की बात हो हमेशा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल ही तब होता है कि पास्ट में इसके पहले ये हो चुका था। पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट के भी एक एक्शन का पास्ट, तो पास्ट में आप हमेशा बताओगे कि पहला ये काम और इसके पास्ट में ये काम। तो हम कभी भी पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता,
कभी भी मत सोचना एक सेंटेंस में एक एक्शन दिया है तो तुम सोचो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, नहीं, दो एक्शंस दिए हैं, तब आपको समझना पड़ेगा कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ और कौन सा बाद में। जो एक्शन सबसे पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। कैसे, देखो पास्ट टाइमलाइन से समझाती हूँ, सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब क्या है कि ये आपके सामने टाइमलाइन है। टाइमलाइन में क्या है, टाइमलाइन में सोचो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, प्रेजेंट का टाइम है दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो यानी कि पास्ट में दोपहर के 12 भी बजे थे, यानी कि फिर सुबह के 10 भी बजे थे, सुबह के 6 भी बजे थे, तो प्रेजेंट में 2 बज रहे हैं, तो पास्ट में बहुत कुछ हुआ था। तो सिंपल सिंपल ना आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये हुआ था। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है कि पास्ट में कुछ हुआ, उसके भी पास्ट में, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या है, भूतकाल के भी भूतकाल में, पहले के भी पहले। तो हमेशा ये कंपैरिजन में हमेशा ये 2 एक्शंस में आता है जब पास्ट के 2 एक्शंस की बात हो। तो सोचो अभी ना प्रेजेंट में क्या है, अभी प्रेजेंट में 2 बज रहे हैं, तो मैंने क्या किया था, पास्ट में मैंने 12 बजे लंच किया था और उसके भी पहले 10 बजे मैंने खाना बनाया था, लेकिन मैंने खाना बड़ा लेट खाया, 2 घंटे बाद खाया मैंने। तो यहां पर बेटा हमेशा याद रखना कि पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट के हिसाब से देखो, पास्ट में आपने खाना खाया लेकिन उसके भी पास्ट में आपने बनाया था, तो यानी कि सबसे पहला एक्शन जो होता है पास्ट ऑफ पास्ट, है ना, पास्ट का भी पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, यानी कि सबसे पहला जो एक्शन है एक्शन 1 वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जब भी पास्ट के 2 एक्शंस होंगे तो जो सबसे पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में जाता है। हमेशा याद रखना पास्ट परफेक्ट हमेशा ऐसे ही यूज होता है, कभी भी अकेला नहीं आता, क्योंकि उसका काम ही क्या है कि मैं किसी पास्ट में किसी एक्शन, कोई एक्शन हुआ उसके भी पहले मैं हुआ था, तो वो हमेशा किसी के रेफरेंस में आएगा, अकेले नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर अगर देखो तो एक एग्जांपल देखो, बाय द टाइम द डॉक्टर रीच द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है भाई, ठीक है, एसएससी में तो काफी फेमस रहा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब तक डॉक्टर पहुंचा तब तक तो पेशेंट मर चुका था, तो बेटा पास्ट में 2 काम हुए कि डॉक्टर पहुंचा और पेशेंट मरा, तो कौन सी चीज पहले हुई पास्ट में, भाई पेशेंट पहले ही मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया, तो यानी कि पास्ट में डॉक्टर पहुंचा और उसके भी पहले क्या हो चुका था, पास्ट ऑफ पास्ट में पेशेंट मर चुका था। तो जो काम पहले हो चुका है, एक्शन 1 है, वो किस में आना चाहिए, वो आना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद हुआ वो आना चाहिए सिंपल पास्ट में। तो सही लिखा है कि बाय द टाइम, जिस वक्त तक डॉक्टर पहुंचा, है ना, पेशेंट मर चुका था पहले ही, तो पास्ट परफेक्ट हैड ऑलरेडी डाइड एंड डॉक्टर रीच्ड। तो ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अब यहां पे हमारे पास अलग अलग तरीके आ जाते हैं, देखो कई बार बिफोर का इस्तेमाल होगा, तो ऐसा लिखा होगा कि एक एक्शन हुआ बिफोर दिस एक्शन, तो अगर आप इसका मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग से समझ में आ जाएगा, जैसे कि आई कॉल्ड यू बिफोर कमिंग टू योर हाउस, नहीं ये तो चलो अगला हो जाएगा। ओके, सो वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। अगर मैं आपको ये सेंटेंस दूं, वी रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। अब बेटा इस सेंटेंस के अंदर आप या तो मीनिंग निकाल के चलो कि बिफोर यानी कि पहले, है ना, वी रीच द स्टेशन बिफोर मतलब कि ट्रेन के जाने से पहले हम पहुंच चुके थे स्टेशन पर, तो एक्शन नंबर पास्ट में 2 काम हुए, तुम पहुंचे और ट्रेन जा चुकी थी, तो कौन सा काम पहले हुआ, वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि ट्रेन के जाने से पहले तुम स्टेशन पे पहुंच चुके थे, यानी कि ये काम पहले हुआ, तो इसको क्या होना चाहिए, ये एक्शन नंबर 1 है ना, ये एक्शन नंबर 1 है, इसको होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, और उसके, है ना, रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट और ट्रेन बाद में गई है, तो ये होना चाहिए क्या, ये एक्शन नंबर 2 है सिंपल पास्ट में, तो वी हैड रीच्ड होना चाहिए, है ना, वी हैड रीच्ड। तो या तो मीनिंग से समझो, अब सेंटेंसेस बड़े बड़े भी आते थे एग्जाम में तो बच्चा मीनिंग ही नहीं निकाल पाता, या तो मीनिंग से समझ लो या फिर आप ऐसे लर्न कर लो कि अगर बिफोर दिया होगा तो बिफोर के पहले वाला जो एक्शन होगा वो एक्शन नंबर 1 होता है और बिफोर के बाद जिस काम की बात होती है वो एक्शन 2 होता है। तो एक्शन 1 जो है, जो सबसे पहले हुआ पास्ट में, वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में हुआ पास्ट में वो क्या होगा, वो सिंपल पास्ट होगा। जैसे आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द बेल हैड रंग। तो अब इस सेंटेंस में मुझे सीधा से समझ में आ रहा है कि बिफोर से पहले जो काम हुआ वो एक्शन सबसे पहले हुआ है पास्ट में, और बाद में जो एक्शन हुआ है वो सेकंड एक्शन है। तो यानी कि आप मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग क्या निकल रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल पहले पहुंच चुका था बेल बजने से, यानी कि बेल बजी है उसके पहले पास्ट के, उस पास्ट में भी उसके पहले कुछ काम हो चुका है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो मीनिंग निकालो है सिंपल, याद रखो कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, यानी कि बिफोर से पहले जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में सबसे पहले हुआ है। सो यहाँ पे आई
हैड रीच्ड होना चाहिए, करेक्ट है ना। बिफोर द बेल, हैड नहीं आना चाहिए, बिफोर द बेल रैंग, रंग भी नहीं, रिंग रैंग रंग होता है ना, बिफोर द बेल रैंग। सिंपल, ऐसे याद रखना है। यहां पर देखो अगला जो है वो आ जाता है आफ्टर। अगर आफ्टर दिया है तो हमेशा याद रखना कि आफ्टर के पहले जो एक्शन है वो आपका एक्शन नंबर 2 होगा, यानी कि सिंपल पास्ट में होगा। आफ्टर के बाद जो एक्शन है वो एक्शन पास्ट में सबसे पहले हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में होगा। मीनिंग निकालना तो मीनिंग ऐसे निकलेगा, आई हैड रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द बेल रैंग। मीनिंग निकालो कि मैं, देखो यहां पे मैं बताती हूं, आई हैड रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट। मीनिंग निकालो, मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन के जाने के बाद। तो काम क्या हुआ, पहले तो ट्रेन गई, तुम उसके बाद स्टेशन पहुंचे। या तो मीनिंग निकाल लो, तो यहां से मीनिंग क्या निकलेगा कि ये काम भाई तुमने बाद में किया था, तो हैड नहीं आएगा। आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड, यहां आएगा ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो या तो मीनिंग निकालो, मीनिंग से समझ में आ जाएगा कौन सा काम पहले हुआ कौन सा काम बाद में हुआ। और अगर नहीं तो आप सिंपल सा लर्न कर सकते हो कि आफ्टर अगर लिखा है तो जो एक्शन इसके पहले है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि इट हैपेंड ऑन द सेकेंड नंबर। एंड अगर आपको आफ्टर के बाद कोई एक्शन दिया है तो इट हैपेंड बिफोर, मतलब ये सबसे पहले हुआ था, एक्शन 1। ठीक है, ऐसे ही बाय द टाइम अगर लिखा है तो बाय द टाइम के बाद, तुरंत बाद जो एक्शन है वो आपका नंबर में सेकंड पे हुआ है, सेकंड नंबर पे परफॉर्म हुआ है, और बाद में जो एक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे परफॉर्म हुआ है। जैसे कि बाय द टाइम आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल द बेल हैड रंग। तो सिंपल सा देखें तो बाय द टाइम मतलब जिस वक्त तक ये हुआ ये हो चुका था, है ना। बाय द टाइम यानी जिस वक्त तक ये काम हुआ ये काम हो चुका था, यानी कि पास्ट के पास्ट में काम हो चुका था। तो इसे एक्शन 1 में डालते हैं, इसे एक्शन 2 में डालते हैं। तो जो एक्शन 1 है पास्ट परफेक्ट है, जो एक्शन 2 है सिंपल पास्ट है। या तो मीनिंग से चलो या फिर बेटा लर्न कर लो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इतना मुश्किल है नहीं बेटा, है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। चलो, सो ये रहा। अब इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सबसे कम इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है पास्ट में कोई काम था जो खत्म होना चाहिए था लेकिन हो रहा था, सबसे कम इस्तेमाल होता है इसका। ठीक है, इसका इस्तेमाल, इसका जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट, हैड, बीन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके पीछे का मैं लॉजिक बता चुकी हूं कि पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो जाना चाहिए था, यानी कि वो काम तब तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट खत्म ना होके फिर भी कंटिन्यू हो रहा था, है ना। तो हैड के साथ बीन, वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म हैड के साथ बीन लगाते हैं, और कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी लगाते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच में होता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच में जब हम टेंसेस चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। इसका इस्तेमाल ज्यादा है नहीं लाइफ में, आप सिर्फ इतना ही लर्न करो, इसका कोई यूसेज भी नहीं है ज्यादा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। अगला आता है अब हमारे पास फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जल्दी से कवर करते हैं। सिंपल फ्यूचर का मतलब है कि नॉर्मल कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, जो एक्शन फ्यूचर में होगा, एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर। सिंपल। सब्जेक्ट के बाद विल शैल आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। बेटा विल शैल ना प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में काउंट नहीं होते, विल शैल जो है वो मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, विल शैल हमेशा मॉडल वर्ब्स होते हैं। इसलिए तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हम विल शैल, देखो जब हम सिंपल फ्यूचर लिखते हैं, एसएफ मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगाते हैं और विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लिखता है। लेकिन जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखते हैं, है ना, जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगते हैं, तो कभी तुमने सोचा है कि भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में फिर हम विल शैल के बाद सिंपल सा आईएनजी क्यों नहीं लगाते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ? वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, और मॉडल वर्ब अपने बाद कभी भी क्या नहीं लेता बेटा, अपने बाद मॉडल वर्ब कभी भी नहीं यूज करता फर्स्ट फॉर्म के अलावा किसी और फॉर्म को। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए विल शैल के बाद बी लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। आई विल बी गोइंग, आई विल बी डूइंग, तो विल शैल के बाद देखो उन्होंने वर्ब का बेस फॉर्म यूज कर लिया और फिर आईएनजी आ रहा है ना। वैसे ही अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम कई बार सोचा हो अगर शायद तुमने, विल शैल के बाद डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाते, है ना, क्योंकि विल शैल मॉडल वर्ब है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, विल शैल के बाद हैव लगा देते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये सेटिस्फाई हो गया, मॉडल वर्ब को अपना फर्स्ट फॉर्म भी मिल गया और देखो थर्ड फॉर्म भी आ गया हैव के बाद।
ठीक है, चलो तो ये तो एक कॉमन हो गया। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, विल शैल यहाँ पे मॉडल वर्ब है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर आपके लिए टेस्ट है, आप बताओ कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। सिंपल फ्यूचर बताता है कि फ्यूचर में ये काम होगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी डिलीवर्स स्पीच एट द रेड फोर्ट टुमारो एट 10 AM, या पीएम नरेंद्र मोदी विल डिलीवर स्पीच एट द रेड फोर्ट टुमारो एट 10 AM। बताओ क्या कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस को देखो और बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। हाँ तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि मैम सिंपल है यार, ये वाला सेंटेंस तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, ये सेंटेंस एकदम गलत है, तो तुम गलत हो। दोनों सेंटेंस ठीक है दोनों ही सेंटेंस एकदम करेक्ट है भाई। मेरे को पता तुम्हें क्यों गलत लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैम टुमारो 10 AM मतलब कल होगा ये काम, तो आपने इसको फर्स्ट फॉर्म में क्यों लिखा है, विल शैल आना चाहिए ना। अरे नहीं भाई, इसके पीछे एक फंडा है। फंडा क्या है कि हमारे पास ना फ्यूचर में दो तरीके के एक्शन होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एक्शन, एक होता है नॉट फिक्स्ड एक्शन। यानी कि तुम लोग अगर आईपीएल देखते होगे, है ना चेरू, अगर आईपीएल देखते होगे तो आईपीएल में क्या होता है, कई बार तुमने सुना होगा कि आईपीएल स्टार्ट्स फ्रॉम 26th of April, तो वो ऐसा क्यों लिखते हैं स्टार्ट्स फ्रॉम, वो ऐसा क्यों नहीं लिखते कि आईपीएल विल स्टार्ट फ्रॉम। इसलिए क्योंकि फ्यूचर के एक्शंस दो तरीके से कैटेगराइज हो सकते हैं। एक एक्शन जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब हम ये नहीं कहते 100% होगा ही होगा, मतलब कि 99% फिक्स्ड है यार, 1% तो भाई देखो हम तो सब क्या है, वी ऑल आर मेयर प्लेयर्स एंड द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय गॉड, आई बिलीव कि भाई भगवान की मर्जी है ना। अगर नहीं होनी होगी चीज तो नहीं होगी, हम 100% फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, है ना। हम 99% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज होगी ही होगी, बाकी 1% भगवान की मर्जी रही तो हो जाएगी। तो इसलिए 99% जब हम बोलते हैं कि कोई चीज फिक्स्ड है, दैट मींस 99% फिक्स्ड है। तो अगर कोई चीज फिक्स्ड है, निश्चित है, होनी ही होनी है, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हो, सिंपल फ्यूचर में भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। बट कोई चीज अगर फ्यूचर की कंफर्म नहीं है कि होगी ही होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है, वो कभी सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिखी जाती। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में पता है हम फिक्स्ड एक्शन को क्यों लिख रहे हैं, फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन सिंपल प्रेजेंट में क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा फिर वो एक जनरल चीज बन चुका है, एक जनरल थिंग बन चुका है, राइट, एक अनाउंसमेंट बन चुका है वो, तो इसलिए उसको सिंपल प्रेजेंट में भी लिख देते हैं। अब देखो नरेंद्र मोदी जो है, या आईपीएल का स्टार्ट होना, यार ये फिक्स्ड है, 99% फिक्स्ड है। अगर वो बता रहे हैं, अगर उन्होंने पर्चे छाप दिए, अगर बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं हर रोड के किनारे पर, है ना, अगर न्यूज़पेपर में आ चुका है, टीवी पे आ चुका है, हर जगह आ चुका है कि आईपीएल शुरू होने वाला है, शुरू होने वाला है, यानी कि इट्स 99% फिक्स्ड कि 26 अप्रैल से आईपीएल शुरू होगा ही होगा। उसके पीछे कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, टीम्स रेडी हो चुकी है ना, ओपनिंग सेरेमनी वगैरह सब परफॉर्म होने के लिए लोगों को डेट्स जा चुकी हैं, पैसा खर्च हो चुका है, तो यानी 99% फिक्स्ड है। अब 1% भाई भगवान ने कुछ और चाहा, गड़बड़ हो गई तो अलग चीज है, 99% फिक्स्ड है, तो इसलिए हम उसको ऐसा भी बोल देते कि आईपीएल स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, 26 अप्रैल। विल स्टार्ट भी लिख सकते हैं, स्टार्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई विल बाय अ कार सून, मैं गाड़ी जल्दी खरीदूंगी, कब, क्या ये कंफर्म है, नहीं कंफर्म नहीं है, हम तो बोल रहे हैं बस। तो बेटा यहां पे ऐसे नहीं बोल सकती आई बाय अ कार सून, क्या आई बाय अ कार, गलत इंग्लिश है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर, ये एक नॉट फिक्स्ड एक्शन है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर में जाएगा, आई विल बाय अ कार। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर बेटा क्या है ना, पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो स्पीच डिलीवर करेंगे कल 10 बजे रेड फोर्ट पर। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि उनका मूड आया तो उन्होंने बोला चलो मैं चलता हूं यार डिलीवर कर देता हूं स्पीच, अगर मन नहीं करेगा तो कैंसिल कर देंगे। अगर उन्होंने ये चीज बोली है, अगर ये पब्लिक तक पहुंची है, दैट मीन्स ये होगी ही होगी, इसके पीछे अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं, स्पीच तैयार होगी, रेड फोर्ट पे सारी अरेंजमेंट्स हो गई होंगी, पुलिस को बता दिया होगा, कॉन्वॉय तैयार हो चुका होगा, सब अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, दैट मीन्स इट्स फिक्स्ड, इट विल हैपन। तो कोई चीज अगर फिक्स्ड है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि उसको सिंपल फ्यूचर में भी लिखा जा सकता है ऐसे भी, और सिंपल प्रेजेंट में, तो ये दोनों सेंटेंसेस ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलो तो अगला हमारे पास आ जाता है, जैसे कि आईपीएल 2025 स्टार्ट्स फ्रॉम 25 अप्रैल, अब ये तो हो चुका है, तो हम कर देते हैं 2026, आईपीएल 2026 स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 25 अप्रैल 7 PM। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस फिक्स्ड है भाई, अगर अभी से अनाउंसमेंट हो रही है दैट मींस ये फिक्स्ड है, होगा ही होगा, तो ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि ये फ्यूचर की चीज है, बट ये होनी है, फिक्स्ड है, तो इसको आप सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ भी लिख सकते हो वर्ब का। लेकिन शी बाइज अ कार दिस ईयर, इस साल वो गाड़ी खरीदेगी, क्या फिक्स्ड है, क्या गारंटी है, हाँ, अगर उसने गाड़ी बुक कर दी है या बुक करने जाएगी, उसका भी कुछ अभी गारंटी नहीं है ना, आई विल बुक अ कार, ठीक है, तो इसमें भी क्या गारंटी है, इन चीजों की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सो यहां पे शी बाइज नहीं होगा, शी विल बाय, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा।
चलो अब यहां पर देखो सिंपल प्रेजेंट का और कहां इस्तेमाल होता, सिंपल प्रेजेंट क्यों बोल रही हूं, सिंपल फ्यूचर का और कहां इस्तेमाल होता है। इफ अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, अगर एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक पार्ट कंडीशन बता रहा है और दूसरा पार्ट रिजल्ट बता रहा है, तो द पार्ट विच टॉक्स अबाउट द कंडीशन, जिस पार्ट में कंडीशन या टाइम कुछ दिया गया है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, और जिस पार्ट में रिजल्ट है वो सिंपल फ्यूचर में आता है। जैसे कि देखो लोगों को लगता होगा इफ यू विल पास द एग्जाम आई विल गिव यू अ बाइक, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं ना बेटा एग्जाम में पास हो जाएगा बाइक दिला दूंगा, तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पे ना दोनों पार्ट जो है वो ऐसे लिखे जाएंगे इफ यू विल पास द एग्जाम आई विल गिफ्ट यू अ बाइक। लेकिन नहीं, जिस सेंटेंस, देखो एक ही सेंटेंस है दो हिस्से हैं कॉमा लगा के, है ना, तो जिस पार्ट में कंडीशन है वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है बेटा। इफ यू पास द एग्जाम, विल नहीं आएगा, इफ यू पास द एग्जाम आई विल गिफ्ट यू अ बाइक, जहां पे रिजल्ट है वो सिंपल फ्यूचर में आता है। ये एक यूसेज है, ये कंडीशनल सेंटेंस का यूसेज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहां से सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट जो है वो आपका वही है, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यहां से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फ्यूचर में जो आना था वो मैंने आपको समझा दिया, ये तीन जो टेंसेस हैं नहीं आते, मतलब तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट दैट यूजफुल नहीं है, तो फिर क्यों तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सो इट इज नॉट दैट यूजफुल, राइट। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बस इतना समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, विल शैल के साथ बी और आईएनजी जो मैंने अभी समझाया है ना, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ विल शैल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल शैल हैव लगा के फिर बीन लगा के आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये है आपके टेंसेस। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। द लेक्चर एंड्स है, बट परेशान ना हो, इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं तो आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है। हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। सो प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना, प्रैक्टिस के लिए। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से बताइएगा, ठीक है। और चलो, तो चेरी भी बाय बाय बोल देगा, चेरी बाय बोल दो, बाय बाय, अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।